My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing some quant questions and we'll be revising some concepts of quantitative aptitude. तो सारे के सारे टॉपिक्स से हम क्वेश्चंस लेंगे फ्रॉम अरिथमेटिक एज वेल एज अलजेब्रा, फ्रॉम नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा. तो सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी एज वेल. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन. एंड द डिफिकल्टी लेवल विल बी कंसिडरिंग द स्नैप एग्जाम दैट हैपेंड यस्टरडे. तो क्वेश्चंस रहेंगे इजी लेवल के, बट कॉन्सेप्ट सारे के सारे हम लोग रिवाइज करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल. और साथ में अगर सेशन पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक बटन एज वेल. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above the cost price and allows a discount of 10% on the mark price. So what is his profit percentage? ठीक है, marks his goods 20% above the cost price and then allows a discount of 10% on the mark price. So what is his profit percentage? Now in any such case, profit percentage is equal to net change, net percentage change due to markup and then discount. सक्सेसिव चेंजेस है, पहले मार्कअप किया फिर डिस्काउंट दिया, तो क्या नेट चेंज आएगा? 20 मार्कअप किया है 20% का और फिर डिस्काउंट दिया है 10% का. नेट चेंज विल बी +20 -10 -20 into 10 by 100. So this will be +10 -2 which is +8%. अगर x परसेंट का चेंज है और y परसेंट का चेंज है तो हमारा नेट चेंज क्या होता है? x + y + xy by 100 एंड दिस वैल्यू इन परसेंटेज. एक्स और वाई हमेशा साइन के साथ में लिखे जाएंगे. अगर ग्रोथ है, इंक्रीज है तो +x, डिक्रीज है तो -y. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do the same piece of work in 15 days and C and A in 20 days. If A, B and C are working together, in how many days will they be able to complete the work? A and B are doing a work in 12 days, B and C in 15 days and C and A in 20 days. तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 12, 15, 20 का 60 डेज. 60 आ गया एलसीएम. तो ओवर वर्क विल बी 60 यूनिट्स. अगर वर्क 60 यूनिट है तो ए और बी का वर्क कितना होगा? एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी आ जाएगी फॉर ए और बी 5, फॉर बी एंड सी 4, फॉर सी एंड ए 3. और क्वेश्चन कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा व्हेन दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर. एड दीज एफिशिएंसीज 5, 4 एंड 3, टोटल कम्स आउट टू बी 12. बट ये हमारा 2 टाइम्स, क्योंकि ए भी 2 बार आ रहा है इसमें, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है. 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, this is equal to 12. So efficiency of A plus B plus C, that is equal to 6. So time taken will be equal to 60 by 6 and hence equal to 10 days will be our answer. Option B answer हो जाएगा. Okay, clear है. Next question. Two trains of lengths 120 meters and 180 meters are traveling in the opposite directions with speeds of 42 km per hour and 30 km per hour respectively. So in what time will they be crossing each other? अब दो ट्रेन में opposite directions में जा रही हैं, traveling in opposite directions, तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? तो सिंस दे आर ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, नेट स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड विल बी 42 + 30 किलोमीटर पर आवर. अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड्स ऐड अप होगी. तो नेट स्पीड विल बी, रिलेटिव स्पीड विल बी 72 किलोमीटर पर आवर. बट मीटर पर सेकंड में क्या होगा? 72 है, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. तो 72 विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. और जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो अपनी दोनों की कंबाइंड लेंथ को क्रॉस करेंगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 120 + 180 और टोटल स्पीड इज 20. तो 300 by 20 यानी कि टाइम टेकन विल बी 15 सेकंड्स. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. फटाफट फटाफट करते जाना है. ओके, अपने एंड पे पहले खुद से सॉल्व करना है. ठीक है, टेक योर टाइम एंड सॉल्व करो. इजी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली सॉल्व होना चाहिए और कहीं पे गलती हो रहा है तो रिवाइज करके देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bank offers 5% interest rate per annum compounded semi-annually. A customer deposits ₹1600 each on 1st of January and 1st of July of a year. At the end of the year, amount he would have gained by way of interest कितना होगा? 5% is the interest rate per annum compounded semi-annually, यानी कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है, 6 मंथली है कंपाउंडिंग, बट इंटरेस्ट रेट हमें जो गिवन है वो पर ईयर का गिवन है. तो 5% पर ईयर है, बट कंपाउंडिंग अगर सेमी एनुअल है तो एक टाइम पीरियड में कितना इंटरेस्ट रेट होगा? 6 मंथ्स में इंटरेस्ट रेट कितना होगा? दैट विल बी हाफ ऑफ 5%, यानी कि 2.5% होगा. 2.5% इज इक्वल टू 1/40, यानी कि 40 रुपीज़ पे 1 रुपी इंटरेस्ट मिलेगा इन वन टाइम पीरियड, इन वन 6 मंथली पीरियड.
ठीक है, अब उसने किया क्या है, ही हैज डिपॉजिटेड ₹1600 ऑन द 1st of January एंड ₹1600 ऑन द 1st of July। तो हम दोनों अमाउंट्स को सेपरेटली कंसिडर करते हैं। तो ₹1600 दैट ही डिपॉजिटेड ऑन 1st of Jan विल फेच हिम इंटरेस्ट ऑफ 2.5% या फिर 1/40। तो 1600 डिवाइडेड बाई 40 दैट विल बी इक्वल टू 40 रुपीज़। ठीक है, तो 40 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा उसको, कब मिलेगा, 6 मंथ्स के बाद में, यानी कि 1 July को। देन एंड ऑफ द ईयर में, क्योंकि टोटल पूछा है एट द एंड ऑफ द ईयर कितना मिलेगा, तो एंड ऑफ द ईयर में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा उसका, एंड ऑफ ईयर में अगेन 1600 पे तो यही सेम इंटरेस्ट मिलेगा 40 रुपीज़ का, बट ये जो 40 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 40 इंटू 1/40 यानी कि दिस विल बी 1 रुपी। दिस विल बी टोटल इंटरेस्ट ऑन ₹1600 डिपॉजिटेड ऑन 1st of January। देन सेकंड शिफ्ट क्या है हमारा, जब उसने ₹1600 डिपॉजिट किए हैं 1st of July को, इस पे एक ही बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, एक ही टाइम पीरियड में इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1600 इंटू 1/40 दैट विल बी इक्वल टू 40 रुपीज़। देखिए यहाँ से इंटरेस्ट आया 81 रुपीज़ ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन द 1st of January एंड 40 रुपीज़ इंटरेस्ट इज फ्रॉम अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन 1st of July। टोटल रुपीज़ विल बी, टोटल इंटरेस्ट विल बी 181 रुपीज़, सॉरी 121 रुपीज़। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is 2:1. If this ratio is to be 1:2, then the quantity of water to be further added क्या होगा? तो इनिशियली रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1 एंड ऑलरेडी हमारा ये मिक्सचर कितना है, 60 लीटर्स मिक्सचर है। इन टोटल 60 लीटर मिक्सचर देयर इज 2 यूनिट्स मिल्क एंड 1 यूनिट वाटर, टोटल इज 3 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 60, यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 20, यानी कि 40 लीटर्स विल बी मिल्क एंड 20 लीटर्स विल बी वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं, वी वांट रेशियो टू बी 1:2, बट इसके लिए वी आर एडिंग वाटर, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या चीज़ कांस्टेंट है यहाँ पे, हमारा मिल्क कांस्टेंट है। तो फाइनल रेशियो क्या हो रहा है मिल्क और वाटर का, 1:2, बट दिस टाइम मिल्क इज कांस्टेंट, तो वाटर तो चेंज हो रहा है, जो चीज़ कांस्टेंट है उस पर कंपेयर कर लो। तो 1 यूनिट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 40 लीटर्स। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 लीटर्स। तो अगर 1 यूनिट हमारा 40 लीटर्स, 2 यूनिट्स क्या होगा, दिस विल बी 80 लीटर्स, राइट, टोटल विल बी 80 लीटर्स। बट अभी हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें ऑलरेडी हमारे पास 40 लीटर्स वाटर तो मिल्क तो है, बट वाटर सिर्फ 20 लीटर्स है, जबकि ओवरऑल फाइनल मिक्सचर में वी नीड 1:2 का रेशियो, और 1 यूनिट तो मिल्क रहेगा, मिल्क तो अनचेंज रहेगा, मिल्क 40 लीटर्स ही रहेगा, तो वाटर डेफिनेटली 80 लीटर्स होना पड़ेगा। तो फॉर दैट वी नीड टू ऐड 6 लीटर्स वाटर, वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा 60 लीटर, और क्वेश्चन वही तो पूछ रहा है। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 6 लीटर्स वाटर शुड बी एडेड। ओके, क्लियर। Next question. Average age of a husband and his wife was 23 years at the time of their marriage. After 5 years they have a 1 year old child. Average age of the family क्या होगा? ठीक है, एज में हमेशा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हारी जो एज है 2 ईयर्स के बाद में 2 ईयर से इंक्रीज करेगी। सिमिलरली जितने भी पर्सन होंगे सबकी एज 2 ईयर से इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो सेम टाइम पीरियड में सबकी एज सेम टाइम पीरियड से इंक्रीज करती है, तो एवरेज के साथ भी वही कहानी होती है। तो अगर एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा उनका एवरेज एज। अगर सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की बात करें तो फॉर हस्बैंड एंड वाइफ ओनली, इफ देयर एवरेज एज वाज 23 ईयर्स, एवरेज वाज 23 ईयर्स 5 ईयर्स बैक, तो नाउ आफ्टर 5 ईयर्स देयर एवरेज एज विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 5 ईयर्स। ठीक है, 23 + 5 यानी कि नाउ एवरेज एज विल बी 28 ईयर्स। अगर एवरेज 28 है तो सम क्या होगा, सम विल बी 28 इंटू 2, सम विल बी 56 ईयर्स। एट प्रेजेंट हस्बैंड और वाइफ की एज का सम विल बी 56 एंड दे ऑल्सो हैव अ 1 year old चाइल्ड, तो सबकी एज का सम क्या आ जाएगा, 56 + 1 एंड टोटल 3 पर्सन है, डिवाइड बाई 3, तो 59 57 बाई 3 19 ईयर्स विल बी एवरेज एज। एवरेज एज हमारा 19 ईयर्स आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A bag contains 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa coins in the ratio 5:9:4 amounting to rupees 206। टोटल अमाउंट है 206, 50 पैसा के कॉइन्स हैं, 25 पैसा कॉइन्स हैं, 10 पैसा कॉइन्स है, रेशियो है 5:9:4। तो वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस इन नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स। 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स आर देयर, रेशियो है 5:9:4।
तो 50 पैसा कॉइन से अमाउंट कितना बन जाएगा? अगर 5 यूनिट्स हुए हमारे, भाई ऐसे समझो 5x है, 9x है और 4x है, ठीक है, बट x को इग्नोर करो, जैसे x ने इग्नोर किया तुमको, ठीक है। तो 50 इंटू 5 कितना होगा? 250, यानी 2.5 रुपीज़, प्लस 25 इंटू 9 क्या होगा? 2.25, और अल्टीमेटली 10 इंटू 4 क्या होगा? 0.40 रुपीज़। ओवरऑल अमाउंट हमारा अगर 1 1 1 ईच, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 ही होता तो 5:9:4, यानी कि 5 कॉइन्स, 9 कॉइन्स और 4 कॉइन्स रिस्पेक्टिवली होते हैं, टोटल अमाउंट बनता है तुम्हारा 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.4, यानी कि दैट विल बी 4.75 प्लस 0.4, 5.15 रुपीज़, ठीक है। ये तब होता है जबकि x इक्वल टू 1 होता है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ x यहाँ से निकल आएगा, तो 5.15 नॉट एक्जैक्टली रुपीज़, बट ये अमाउंट होता है 5.15 यूनिट्स, रुपीज़ में तो निकाल लेंगे अभी इसको, ठीक है। तो 5.15 x होता है बेसिकली, जो हम इग्नोर कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट आया ₹206, इफेक्टिवली दिस इज ₹206। तो 5.15 से सिंप्लीफाई कर लो इसको, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, फिर 515 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 और फिर बाद में एक जीरो, x इज इक्वल टू 40 आ रहा है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स विल बी 5 इंटू 40, 200, और नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स विल बी 4 इंटू 40, विच इज 160, और 25 पैसा कॉइन्स विल बी 9 इंटू 40, यानी 360। क्वेश्चन क्या पूछा है? 50 और 10 पैसा कॉइन्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, विच इज x ओनली, दैट विल बी इक्वल टू 40 ओनली, ऑप्शन, ठीक है, ओके। Next one. If the price of sugar increased by 20%, by what percent must a housewife reduce the consumption of sugar so that the expenditure does not increase? तो प्राइस इंक्रीज किया है 20% से 20%, यानी कि 1/5 से इंक्रीज किया है प्राइस, तो कितने परसेंट से मस्ट हाउस वाइफ रिड्यूस द कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट डिक्रीज? तो प्राइस इंटू कंजम्पशन, दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस हो गया हमारा 1/5 से इंक्रीज किया, यानी कि अब प्राइस क्या होगा? 1/5, 5 में 1 का इंक्रीज आया, यानी कि नाउ द प्राइस विल बी 6/5 टाइम्स पी, ठीक है। कंजम्पशन मान लेते हैं सी डैश है, अभी भी हमारा एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, अनचेंज्ड है, तो बस एक्सपेंडिचर की वैल्यू पी इंटू सी लिख दो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी डैश विल बी इक्वल टू 5/6 टाइम्स सी। अब हमारा जो नया कंजम्पशन है दैट इज 5/6 टाइम्स इनिशियल कंजम्पशन, तो सिक्स, पहले 6 था, अब हो गया है 5, अगर 6 से 5 हो गया तो इंक्रीज, डिक्रीज आया 1 का, तो 1/6 का डिक्रीज आया, विच इज 16.66% का डिक्रीज, ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। पर इतना नहीं करना है, सिंपली हमें क्या देखना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या देखना है हमको, ये देखना है कि प्राइस इंक्रीज किया है, हमारा प्राइस हुआ है 20% से इंक्रीज किया, यानी कि 5 से हुआ है 6, तो कंजम्पशन हमारा 6 से 5 हो जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट सेम आएगा, 30 पहले भी रहा, 30 बाद में भी रहा, तो 6 से 5 हो जाएगा, यानी कि 1 का डिक्रीज आया 6 में, तो 16.66%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat takes 90 minutes less to travel 36 miles downstream than to travel the same distance upstream if the speed of the boat in still water होगा, ठीक है, बोट इन स्टिल वाटर होगा, दैट इज 10 माइल पर आवर, तो हमारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा? तो द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 माइल पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा? मान लेते हैं एक्स होगा, अपस्ट्रीम स्पीड विल बी 10 माइनस एक्स, एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी 10 प्लस एक्स, और डिफरेंस आ रहा है 90 मिनट्स का, 90 मिनट्स लेस टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम, टाइम टेकन अपस्ट्रीम क्या होगा? 36/10 माइनस एक्स, minus time taken downstream will be 36/10 plus x, and this is equal to 3/2 hours, 90 मिनट्स यानी कि 3/2 hours। अब जब भी कभी ऐसे इक्वेशन बने तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हमारा आ रहा है 3/2, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, तो फॉर दैट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 2/3, 3/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब वैल्यू हमारा राइट हैंड साइड में इंटीजर हो जाएगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करते 36 इंटू 2/3 वैल्यू 24, तो इक्वेशन बन जाएगा 24/10 माइनस एक्स माइनस 24/10 प्लस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब या तो फैक्टराइज कर लो, या तो देख लो कि 10 माइनस एक्स और 10 प्लस एक्स दोनों ही 24 के फैक्टर होंगे, ठीक है, 99% केसेस में होते हैं, ठीक है, और क्योंकि दोनों डिफरेंस 1 आ रहा है, तो वैल्यू पुट करके ऑप्शन से देख सकते हो, या फिर वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 10 माइनस एक्स और 10 प्लस एक्स है, 10 माइनस एक्स, एक्स कैन बी इक्वल टू 10 माइनस एक्स, हम 8 लेते हैं तो 24/8 विल बी 3, और 24/12 विल बी 2, तो यस एक्स इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारा हो जा रहा है 24/8 माइनस 24/12,
विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू हमारा आंसर होगा, यानी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम शुड बी 2 माइल्स पर आवर। अदरवाइज एलसीएम ले लेते, तो वैल्यू आया था हमारा 24 इंटू 10 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 10 माइनस एक्स, तो हमारा एक्स वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, नहीं नहीं एक्स वाला पार्ट कैंसिल होगा, 10 वाला कैंसिल होगा, एक्स वाला तो बच जाएगा 24 इंटू 2x, प्लीज डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 100 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक साइड में लेके आओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 0, विच बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 2x माइनस 100 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें चाहिए प्रोडक्ट कितना, माइनस 100। ठीक है, तो 50 और माइनस 2 में ब्रेक किया, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 50 दिस इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो या तो x इक्वल टू 2 होगा या फिर होगा माइनस 50। ऑब्वियसली स्पीड है, माइनस 50 तो नहीं हो सकता, तो x मस्ट बी इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, and C enter into a partnership with the capitals in the ratio 5:6:8. At the end of the business term, they receive profits in the ratio 5:3:12. To find the ratio of time for which they contributed their capitals. Time for which they contributed their capitals. So, profit in such a case is always proportional to investment into time. और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें गिवन है ABC के लिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:6:8 और ओवरऑल प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 5:3:12। टाइम विल बी प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट का 5 डिवाइड बाई 5 इज टू 3/6 इज टू 12/8, यानी ये वैल्यू आ गया हमारा 1:1/2 इज टू 3/2। मल्टीप्लाई दिस बाई 2, तो बन जाता है 2:1:3 इन दैट ऑर्डर। 213 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चाहते तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शंस गिवन हो गए, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो सही से कि 213 वाला देखोगे कौन सा मैच कर रहा है, आइडेंटिफाई कर लोगे। ओके, बाकी वैसे भी देखो दिखना चाहिए कि अगर हमारा रेशियो जो आ रहा है पार्टनरशिप का कैपिटल का 5:6:8 है इन्वेस्टमेंट का, और प्रॉफिट का आ रहा है 5, 3 और 12। ठीक है, ये 5 से 5 हुआ है और ये 6 से डिक्रीज किया है, तो डेफिनेटली इसके केस में टाइम कम होना चाहिए, तभी तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, टाइम कम होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियरली ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, डी हो सकता है, डी हो सकता है, बट अगेन फिर तुम ऑब्जर्व करो इन दोनों वैल्यूज को, इसका सेम ही रह रहा है, 5 ही यूनिट आ रहा है यहाँ पे भी, और 5 ही यूनिट हमारा प्रॉफिट शेयर भी आ रहा है, बट अल्टीमेटली दिस पार्ट इज इंक्रीजिंग, तो डेफिनेटली इसके लिए ये वैल्यू हायर होगा, हालांकि वो दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, तो एक अब तो ऑप्शंस में ट्राई कर सकते हो, 2 ऑप्शंस कैंसिल आउट हो गए, इसके बाद वैल्यू डाल के देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two cyclists start from the same point. Cyclist A rides east at 12 km per hour and cyclist B rides north at 16 km per hour. After how many hours will they be exactly 30 kilometers apart? कितने टाइम के बाद में उनके बीच का डिस्टेंस विल बी 30 किलोमीटर इन टोटल। ओके, so they are moving in two separate directions. This is north, this is south, east and west. So A cyclist is moving towards east with a speed of 12 km per hour and cyclist B is moving towards north पे जा रहा है 16 km per hour की स्पीड से, और डिस्टेंस उनके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एक तरह से, एंगल बिटवीन देयर स्पीड्स इज 90 डिग्रीज का। ठीक है, तो इफ दिस इज द पॉइंट जहां पे कि साइक्लिस्ट बी है, दिस इज द पॉइंट जहां पे कि साइक्लिस्ट ए है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी दिस वैल्यू। तो बेसिकली इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, इजंट इट सो? ठीक है, तो अगर टी टाइम के लिए वो ट्रैवल करते हैं, तो इन टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साइक्लिस्ट ए विल बी 12t एंड इन टी टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साइक्लिस्ट बी विल बी 16t। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, 3:4 आ रहा है, दिस इज 3 दिस इज 4, 12 और 16 का रेशियो क्या है, 3:4 का रेशियो आ रहा है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमें ट्रिपलेट याद होगा तुम्हें, तो 3, 4 एंड 5 दिस मस्ट बी 5 यूनिट्स, अगर 5 यूनिट्स है तो 12 और 16 हो जाएगा 20, भाई 3 यूनिट्स की वैल्यू है 12t, यानी कि 3 इंटू 4t, तो 5 इंटू 4t यानी कि दिस वैल्यू विल बी 20t। और यही वैल्यू हमें पता है कि ये कितना चाहिए, हमें 30 किलोमीटर चाहिए, तो 20t शुड बी इक्वल टू 30 किलोमीटर्स, t will be equal to 30/20
विच इज 3/2 आवर्स, यानी कि 90 मिनट्स। हालांकि क्वेश्चन में आवर्स में ही लिखा है, तो हाँ ऑप्शन सी 1.5 आवर्स हो जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस इंटरप्रेट भी थोड़ा इस्तेमाल होना था, और बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस तो यूज ही हो रहा है, सिंपल सा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question. In a 100-meter race, A beats B by 10 meters and C by 13 meters. So in a race of 180 meters, B will beat C by what distance? तो 100 मीटर का रेस है हमारे पास. In that race of 100 meters, A is beating B by 10 meters. This implies कि A ने जब अपनी रेस कंप्लीट कर ली, B 10 मीटर शॉर्ट था, B 10 मीटर्स पीछे था. तो A हैज कंप्लीटेड द रेस 100 मीटर्स और B कितना शॉर्ट है, -10. तो B ने कितना कंप्लीट किया होगा, 100 - 10, 90 मीटर्स. और C 13 मीटर से C को डिफीट किया है A ने, तो C इज 13 मीटर शॉर्ट. 100 - 13 है कि C मस्ट बी एट 87 मीटर्स. नाउ फोकस ऑन बी एंड सी, क्योंकि क्वेश्चन हमें बाद में क्या पूछ रहा है, 180 मीटर्स की रेस में B और C को, B C को कितने से हराएगा. ठीक है, तो B ने अभी 90 मीटर्स कवर किया है एंड C हैज कवर्ड 87 मीटर्स. 180 मीटर्स की रेस होगी तो जस्ट डबल होगा इसका, है कि नहीं. B ने 90 मीटर्स कवर किया है, तब C 87 कवर कर पाया है, दोनों को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, एग्जैक्ट सिनेरियो पता चल जाएगा. 90 और 87, या फिर स्पीड ले सकते थे यहाँ पे रेशियो, बट क्योंकि बिल्कुल आसान है वैल्यूज, तो यहाँ पे सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 90 × 2 विल बी 180 मीटर्स, यानी कि बी दौड़ोगे 180 मीटर्स एंड द सेम टाइम सी विल बी कंप्लीटिंग 87 × 2. ठीक है, तो दैट विल बी बेसिकली 174 मीटर्स. या फिर गैप देख लो दोनों का, जब 90 मीटर्स की रेस है, इफेक्टिवली 90 मीटर्स की रेस ही समझ लो, रेस 100 मीटर्स की है, बट बी 90 मीटर्स कवर किया है, सी 87 कवर किया है, तो बी 90 पे है, सी 87 पे है. तो इन 90 मीटर्स बी ने कितना एज ले लिया है, एज ऑफ 3 मीटर्स, लीड ऑफ 3 मीटर्स, है कि नहीं. तो 180 में लीड कितना हो जाएगा, 6 मीटर्स का लीड हो जाएगा, डबल लीड हो जाएगा. तो 6 मीटर से ही बी हरा देगा सी को. ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. ओके, 6 मीटर से बी सी को हरा देगा. क्लियर है बात. अदरवाइज यहाँ से अगर कोई और वैल्यू होता तो कंक्लूजन निकालते कि बिटवीन बी एंड सी स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है. सेम टाइम के लिए दोनों दौड़े हैं, तो जो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो वही सेम स्पीड का रेशियो होगा, यानी स्पीड का रेशियो विल बी 90:87, जो कि 3 से सिंप्लीफाई करके 30:29 आ जाएगा. स्पीड ऑफ बी अगर 30 यूनिट्स है तो स्पीड ऑफ सी विल बी 29 यूनिट्स. और ए और बी में अगर स्पीड का रेशियो निकालते तो 10:9 आता. ए और बी का 10:9 आएगा, ए और सी का 100:87 आएगा. तो जो भी क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से आंसर कर देंगे उसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नंबर n when divided by 7 gives a quotient q without leaving a remainder. n को जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशेंट q मिल रहा है हमको और रिमाइंडर नहीं आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर 0 है और रिमाइंडर इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट n इज डिविजिबल बाय द डिवाइजर. डिवाइजर यहाँ पे है 7, तो n इज डिविजिबल बाय 7. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अवर डिविडेंड, द वैल्यू दैट इज बीइंग डिवाइडेड, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, डिविडेंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, तो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि n डिविडेंड है जब n इज इक्वल टू 7 विच इज डिवाइजर इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 0. n इज इक्वल टू 7 क्यू. सेकंड केस कह रहा है कि n को जब 5 से डिवाइड करें तो कोशेंट इज 5 मोर देन द क्यू, 5 मोर देन द इनिशियल कोशेंट, और फिर रिमाइंडर आ रहा है 3 का, यानी कि n इज ऑल्सो इक्वल टू 5 इंटू क्यू प्लस 5. इस बार कोशेंट हमारा क्यू प्लस 5 है प्लस 3. तो इक्वेट दीज टू, भाई जब दोनों को इक्वेट करोगे तो एक ही अननोन है, क्यू की वैल्यू मिल जाएगा. 7q इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू प्लस 5 प्लस 3. तो 5 इंटू क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ. 7q माइनस 5q इज इक्वल टू 5 इंटू 5 यानी 25 प्लस 3 28. तो 2q इज इक्वल टू 28 एंड हेंस q इज इक्वल टू 14. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर n. अगर q 14 है तो n क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 7 इंटू क्यू, यानी 7 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 98. n is equal to 98, sum of digits will be 9 plus 8 which is equal to 17. Answer will be option D. ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा.
17। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF of two numbers is 11 and their LCM is 7700, तो if one of the numbers is 275 तो अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा हमारा? HCF is 11 and LCM is 7700। तो द प्रॉपर्टी कि अगर दो नंबर्स हमारे n1 n2 हैं तो n1 इंटू n2 इज ऑलवेज इक्वल टू HCF इंटू LCM। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज ऑल्सो इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो बस अप्लाई कर दो, तो 11 इंटू 7700 दिस इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दैट इज 275 मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर दैट इज B। सिंप्लीफाई कर लो, 11 से काटा पीटी की तो बचा यहाँ पे 25, 25 से काटोगे कितना बचेगा? 77 इंटू 100 था, 100 बाई 25 4 हो गया, तो 77 इंटू 4 बचेगा, यानी 280 प्लस 28 308, 308 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 99? 99 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? 99 से डिविजिबल होने के लिए इट शुड बी डिविजिबल बाई 11 एंड 9। ठीक है, 11 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो, दो पार्ट से ब्रेक करो जो आपस में को प्राइम हो। 11 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो। ओके, ठीक है, ऐसे नहीं ब्रेक करना कि 33 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, ये भी दो पार्ट हो गए, बट ये पार्ट आपस में को प्राइम नहीं, क्योंकि 3 इनमें कॉमन है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 33 नंबर को ही ले लो, तो दिस इज डिविजिबल बाई 33, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 99, बिकॉज 33 और 3 हमने जो दो पार्ट से ब्रेक किया है, ये दोनों पार्ट आपस में को प्राइम नहीं है। तो हमेशा जब भी ब्रेक करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो हमेशा ऐसे पार्ट से ब्रेक करना है जो आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो दिस इज नॉट द राइट ब्रेकअप। करेक्ट ब्रेकअप ये है 11 और 9 में ब्रेक करो। अब 11 से टेस्ट करो और 9 से टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करोगे? ठीक है, तो पहले या तो कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। 9 का टेस्ट क्या है? सम ऑफ डिजिट्स का टेस्ट है, सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स हमारा डिविजिबल बाई 9 है तो नंबर भी हमारा डिविजिबल बाई 9 होगा। और सिमिलरली 11 का टेस्ट क्या है? 11 का दो टेस्ट है। एक टेस्ट हो गया 11 का कि जहाँ पे कि ऑड प्लेस डिजिट्स और इवन प्लेस डिजिट्स का हमारा जो डिफरेंस दोगे, ठीक है, डिफरेंस लोगे, और अगर वो डिफरेंस हमारा 11 का मल्टीपल है या फिर 0 है तब फिर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर अपना पूरा का पूरा नंबर उठाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने उठाया 11445। अब इस नंबर को लास्ट से 3 के ग्रुप बना लो, 3 का पार्ट ब्रेक करोगे और फिर डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है, और डिफरेंस, हाँ डिफरेंस निकाल लोगे पहले और दूसरे का, फिर देखोगे कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 345 माइनस 114, 345 माइनस 114, तो क्या वैल्यू आ गया हमारा? ये आ गया 231। अब चेक करोगे ये नंबर डिविजिबल है 11 से कि नहीं डिविजिबल है। ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है कि डिविजिबल है क्लियरली, क्योंकि 2 + 1 3 है और बीच में भी 3 आ रहा है, तो ऑड इवन वाला टेस्ट भी कर लोगे इसमें। ठीक है, या फिर वैसे ही देख लेते हैं, तो 1 4 यानी 5 + 4 9, और ये वैल्यू भी आ रहा है कितना हमारा? दिस इज 9, एंड 5 + 3 + 1 दिस इज ऑल्सो 9, तो दिस इज डिविजिबल बाई 11। 11 से डिविजिबल तो है, क्या ये 9 से डिविजिबल है? 9 के लिए भी देख लेते हैं, 1 + 1 2 + 4 6 + 3 9 + 9, यस 9 से भी डिविजिबल है। अच्छा, जब भी डिविजिबिलिटी करो अगर 9 से लंबा नंबर है तो हमेशा कोशिश करो कि जो 9 से हमारा जैसे जैसे 9 आता है तो उसको काटते जाओ। जैसे 5 और 4 को 9 आ गया, हटा दिया इसको, बचा हुआ भी हमारा 9 बन रहा है तो इसको बैठा दिया, यानी कि 9 से डिविजिबल है। तो 11 से भी डिविजिबल, 9 से भी, तो पहले ही नंबर हमें मिल गया जो कि 11 9 दोनों से डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर होगा। अदरवाइज बाकी को भी चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बाकी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी को देखें, अगर 9 से टेस्ट करें तो 9 तो जा रहा है, 7 और 2 मिला के भी 9 हो रहा है, 5 3 8 1 9, तो ये 9 से तो डिविजिबल हो रहा है। 11 से होगा क्या? चेक करना पड़ेगा 11 के लिए। अब या तो इवन और ऑड को देख लो। ठीक है, तो 2 + 7 इज 9, 9 + 3 इज 12, और ये वैल्यू आ रहा है 12, और ये आ रहा है 15, तो ना डिविजिबल नहीं है 9 से, तो दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, फिर ऐसे ही 9 से टेस्ट करें बाकियों को, तो दिस विल बी 4 + 4 8 + 7 15 + 3 18, और बीच में आ रहा है 5 2 7 7 18 और 7, तो सम आ रहा है 25। ठीक है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हटा दिया इसको। अदरवाइज डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस 11 आ रहा है, जो यानी कि 11 से डिविजिबल है। अगेन 9 + 3 + 6, तो दिस इज 9 + 9 18, ये आ रहा है 1 + 4 + 4 9, यानी कि 18 + 9 27, तो 9 से डिविजिबल तो है, बट डिफरेंस आ रहा है 9 का, यानी कि 11 से डिविजिबल नहीं है, तो अगेन ये भी आंसर नहीं है। और ऐसे ही हमारा बी भी आंसर नहीं था, तो ऑप्शन ए पहले ही दिख गया था, ऑप्शन है ये हमारा आंसर है, बट अदरवाइज चेक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 100 फैक्टोरियल। ट्रेलिंग जीरोज इम्प्लाइज कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे।
जब पूरा नंबर हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो एंड में कितने जीरो आने वाले हैं हमारे पास. दीज आर ट्रेलिंग जीरोज. ट्रेलिंग जीरोज ऑलवेज डिपेंड ऑन पावर्स ऑफ 2 एंड 5. भाई 2 एंड 5 से ही बनेगा 10. तो जितनी पावर्स ऑफ 2 होगा, जितना पावर्स ऑफ 5 होगा, उस पर डिपेंड करेगा. तो दिस डिपेंड्स ऑन पावर्स ऑफ 2 एंड 5. और 2 और 5 के जितने पेयर्स बनेंगे उतने ही जीरो आने वाले हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिया 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1, तो यहाँ पे 2 का तो स्क्वायर है बट 5 की पावर बनी है, तो पेयर तो एक ही बनने वाला है. पेयर तो एक ही बनने वाला है, तो पेयर डिपेंड करेगा जिसकी पावर मिनिमम होगा. तो यहाँ पे एक ही पेयर बनेगा, तो हमारा क्या, दिस इज 4 इंटू 5 20, इसीलिए सिर्फ एक जीरो आएगा. बट जस्ट इन केस अगर होता 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो दो पेयर बन जाएंगे. तो दिस इज 4 इंटू 25 यानी कि 100, दो जीरो आ जाएगा. या फिर होता 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब. अब इस बार भी दो ही पेयर बनेंगे, भले ही 5 की पावर 3 है बट पेयर दो ही बनने वाले हैं, क्योंकि पेयर डिपेंड करेंगे जिसकी पावर कम होगा उस पर, 2 और 5 में से. तो कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे, वैल्यू आ रहा है 125 इंटू 4 यानी 500. दो ही जीरो है बिकॉज ओनली टू टूज आर देयर. ठीक है. अब 100 फैक्टोरियल क्योंकि हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है. तो वेन एवर वी आर टेकिंग कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, तो जितना बड़ा नंबर होगा जिसका हम पावर देखने वाले हैं, दैट नंबर शुड बी प्राइम. ठीक है. तो जो जितना बड़ा नंबर होगा उसकी पावर उतनी कम आएगी, क्योंकि उसका रिपीटिव, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी. भाई 2 के मल्टीपल हर 2 के बाद में आने वाले हैं, 5 के मल्टीपल हर 5 के बाद में आएंगे. दैट इज वाई 5 टू द पावर लेसर होगा. तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर कैलकुलेट करेंगे, कितनी 5 की पावर यहाँ पे आने वाली है 100 फैक्टोरियल में. ठीक है. पावर ऑफ 5. अगर 2 टू द पावर ए है, 5 टू द पावर बी है, तो हमारा जो आंसर है एक्चुअली वी नो कि ए विल बी ग्रेटर देन बी इन दिस केस फॉर श्योर, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा नंबर है. तो ए मच हायर होगा बी से. तो हम सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे. और जो बी की वैल्यू आएगी वही से हमारा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होगा यहाँ पे. ठीक है. और कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 की पावर, तो 100/5 कोशेंट लेंगे यहाँ पे. ठीक है. इंटीग्रल पार्ट लेंगे, या इंटीग्रल पार्ट नहीं समझ में आया तो समझ लो कि 100 को 5 से डिवाइड करोगे, जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 20 टाइम्स आएगा, 20 तुम वैल्यू ले लोगे. फिर इसके बाद में 100 को 25 से डिवाइड करोगे, 5 की नेक्स्ट पावर से डिवाइड करोगे. अब कितना आया, 4 आया, ऐड कर दो. फिर 100 को 5 की नेक्स्ट पावर से डिवाइड करोगे 125 से, बट ये तो जाएगा ही नहीं, जीरो आएगा. तो बस जहाँ पे जीरो आ जाए वहाँ पे रोक दो. तो 20 + 4 यानी 24 हमारी 5 की पावर आ जाएगी. तो 5 टू द पावर 24 होगा. ऐसे ही अगर 2 की पावर भी निकालनी हो तो सेम प्रोसेस है 2 की पावर निकालने का. ठीक है. कैसे करोगे, अगेन ये भी कर सकते हो कि तुमने 20 पहली वैल्यू निकाला, पहली वैल्यू को 5 से डिवाइड करो, 4 आ गया. फिर 5 से डिवाइड करो, अब 4 से, अब 5 से डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि 4/5, तो इंटीग्रल पार्ट जीरो आएगा. 4 5 से कहाँ जाने वाला है. ठीक है. सेम प्रोसेस 2 की पावर में करते हैं, 2 की पावर पे आइडेंटिफाई करते हैं. जरूरत नहीं है, आंसर हमारा 24 आ गया है, बट प्रैक्टिस के लिए तो 2 की पावर भी ऐसे ही देख लेते हैं कि 2 का पावर कितना होगा 100 फैक्टोरियल में. ओके. सो क्या करेंगे, सबसे पहले 100 को डिवाइड करो 2 से, आ गया 50. नॉट डिवाइड 50/2, 25. डिवाइड 25/2, और इंटीजर ही लेना है हमें, जितने बार जाएगा कोशेंट लेना है. 25/2 12 आ गया, 12/2 6 आ गया, 6/2 3 आ गया, 3/2 1 आ गया, और 1/2 तो जीरो ही आएगा. तो बस रोक दिया, इतना ही पावर आएगा हमारा. तो 50 + 25 75, 87, 87 + 10, तो 97 आ गया 2 टू द पावर. ठीक है. 2 टू द पावर 97 बेसिकली हो गया, और 5 टू द पावर 24 हो गया. बट क्योंकि 5 की पावर कम है इसलिए हमारा जो आंसर है वो 5 की पावर पर डिपेंड करेगा, और 24 जीरोज होंगे यहाँ पे. ओके. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 7 टू द पावर 71 इंटू 6 टू द पावर 63 इंटू 3 टू द पावर 65 क्या होगा यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट. यूनिट डिजिट के लिए इन सारे के सारे वैल्यूज, जो 7 टू द पावर 71 है इसका यूनिट डिजिट देखो, 6 टू द पावर 63 का यूनिट डिजिट देखो, और 3 का पावर 65 का यूनिट डिजिट देखो. अब 6 का पावर कुछ भी रखो, तो 6 टू द पावर एनी वैल्यू, हमेशा हमें यूनिट डिजिट पे 6 ही मिलने वाला है. 6 टू द पावर 1 6 है, 6 स्क्वायर 36 है, 6 क्यूब 216 है. 6 की कोई पावर हो तो हमें 6 ही मिलेगा. 5 की कोई पावर हो हमें अल्टीमेटली 5 ही मिलेगा. 0 की कोई पावर हो हमें अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा, और 1 की कोई पावर हो तो एंड में 1 ही मिलेगा. तो 6 5 0 और 1 ये अफेक्ट नहीं होते पावर से. कुछ भी पावर आए ये अपनी पावर इनकी बरकरार रहती है, इनको तो अपने पे ही रहना है. ठीक है. अब इसके अलावा जो बाकी नंबर्स हैं, जैसे हमने 3 को लिया, तो 3 टू द पावर 1 पे 3 आएगा, 3 स्क्वायर 9 आएगा, 3 क्यूब 7 आएगा, 27 7 आएगा, 3 टू पावर 4 81, यानी कि लास्ट में 1 आ जाएगा. लास्ट में जैसे ही बना गया इसके बाद फिर से कहानी रिपीट होना चालू होगी. ये 3 टू पावर 5 पे अगेन 3 आएगा, या बेसिकली कहो 3 टू पावर 4k+1 पे हमें मिलेगा 3. 4k+2 पे, 4 का मल्टीपल +2 पे मिलेगा 9, 4 का मल्टीपल +3 पे मिलेगा 7, और 4 का मल्टीपल +4 यानी कि 4 के मल्टीपल में मिलेगा हमें 1. ठीक है. 9 का मामला, क्योंकि 9 देखो आ रहा है तुम्हारा 3 की इवन पावर पे,
तो 9 का मामला सिर्फ यही दोनों 9 के केस में आएगा, या तो 9 के केस में 9 आएगा एंड में, या फिर 1 आएगा। 9 की पावर जब ऑड होगी, जैसे 9 की पावर 1 है तो 9 आएगा एंड में, और 9 की पावर जब इवन होगी तब 1 आएगा। बेसिकली बाकी नंबर्स में हमें या तो 4 के प्रोसेस में देखना है या फिर 2 के प्रोसेस में देखना है, तो सबको 4 में देख लेंगे एक्सेप्ट 6, 5, 0 एंड 1। ठीक है, तो 7 टू द पावर 71 है, 71 को लिख सकते हैं 68 प्लस 3, यानी कि देख लो 7 टू द पावर 3 में लास्ट में क्या आ रहा है, तो 7 इंटू 7 49 इंटू 7 343, लास्ट में आएगा 3। सिमिलरली 3 टू द पावर 65, 65 हो गया 64 प्लस 1, यही बस ये देख लो 3 की पावर 1 में क्या आ रहा है एंड में, 3 की पावर 1 में भी 3 ही आ रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और 6 की तो कोई पावर है एंड में 6 ही आने वाला है, तो आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 6, तो 9 इंटू 6 54, एंड में आएगा 4। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, वैसे भी ऑप्शंस में अगर चेक करते तो क्योंकि हमारा अल्टीमेटली एक 6 आ रहा है, तो ये तो पक्का है कि प्रोडक्ट हमारा इवन आएगा, और इवन आएगा तो फिर 1 या 3 तो वैसे भी नहीं आना है, तो या तो 2 आना था या फिर 4 आना था। नहीं, ठीक है, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0, then value of alpha square plus beta square क्या होगा? अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, इक्वेशन अगर हमारा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एंड अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन को, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? दैट इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे सम क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -5 यानी कि 5 आ जाएगा, 5/1, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 6/1। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो अल्फा प्लस बीटा को, स्क्वायर करते ही आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये इक्वल टू आ गया 25 के। अब यहाँ पे जो 2 अल्फा बीटा है इसको हमें राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 पुट करनी पड़ेगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 अल्फा बीटा, जहाँ पे अल्फा बीटा है 6, तो 25 माइनस 2 इंटू 6, 25 माइनस 12 यानी कि वैल्यू आ जाएगा 13। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन in arithmetic progression the fourth term is 18, 10th term is 42, तो what will be the first term? फोर्थ टर्म हमारा है 18 और 10th टर्म है 42, तो फोर्थ टर्म से 10th टर्म तक कितना जंप है हमारा? T4 से T10 तक 6 टर्म्स का जंप है, तो 6 टाइम्स कॉमन डिफरेंस हमने ऐड किया होगा, और यहाँ जंप कितना आ रहा है? 18 से 42 में जंप कितना आ रहा है? 24 का, तो 6 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 24। T4 हमारा क्या होगा? T4 विल बी a प्लस 3d, और T10 विल बी a प्लस 9d। जंप आया हमारा 6 टाइम्स कॉमन डिफरेंस का, तो 6 टाइम्स कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स 24, तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4 आ गया। अब फर्स्ट टर्म क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बस अप्लाई कर दो, a प्लस 3d हमारा इक्वल टू 18 है और d इक्वल टू 4 है, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से a इक्वल टू 6 आ गया। ऑप्शन बी, सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन? हमें क्या चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तीन केसेस बनते हैं जब भी लाइंस की इक्वेशन होगा, अगर हमारी इक्वेशन है a1x प्लस b1y दिस इज इक्वल टू c1, या और a2x प्लस b2y दिस इज इक्वल टू c2। इफ दीज आर द टू इक्वेशंस, तो तीन केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस विल बी व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट इंटरसेक्शन पॉइंट दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। एक ही तो सॉल्यूशन मिल रहा है, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन इसी केस की बात कर रहा है। सेकंड केस विल बी व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल लाइंस तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे देयर इज नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। थर्ड केस व्हेन द लाइंस आर ओवरलैपिंग, दोनों लाइंस आइडेंटिकल है इक्वेशन, ठीक है। तो अगर दोनों लाइंस ओवरलैपिंग है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे वहाँ पे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है यानी कि लाइंस अगर हमारी सेम है, आइडेंटिकल है, तो वहाँ पे क्या होगा? रेशियो हमारा, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स विल बी सेम, यानी a1/a2 this will be equal to b1/b2 and this will also be equal to c1/c2। जीरो सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जबकि लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब क्या है? स्लोप सेम होगा, और अगर स्लोप सेम है तो दिस पार्ट
विल बी सेम, यानी a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होगा, बट क्योंकि लाइंस इक्वल नहीं है, पैरेलल हैं, तो फिर इसके आगे का पार्ट इक्वल नहीं होगा, यानी कि दिस विल नॉट बी इक्वल टू c1/c2। ठीक है, पैरेलल है तो स्लोप सेम है, स्लोप सेम की वजह से जो फर्स्ट पार्ट है a1/a2 और b1/b2 का रेशियो ये सेम होगा। फिर यूनिक सॉल्यूशन के केस में ये भी सेम नहीं होगा, यानी a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2, क्योंकि स्लोप सेम होगा तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दैट इज वाई स्लोप ही सेम नहीं होगा, तो a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ओके, क्लियर है बात? तो बस हमें इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ही करना है। दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज b1, दिस इज b2। ठीक है, तो a1 है k, a2 है 3, तो k/3 विल नॉट बी इक्वल टू b1 विच इज 2/1, यानी कि k विल नॉट बी इक्वल टू 6। और जब k नॉट इक्वल टू 6 होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of first four terms of an increasing GP is 30, sum of next four terms is 480, to find the common ratio of geometric progression। तो फर्स्ट फोर टर्म्स का सम है 30, नेक्स्ट फोर टर्म्स का सम है 480, तो फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी। तो फर्स्ट फोर टर्म्स अगर हमारे हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सम विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, सम आ जाएगा 30, यानी कि ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 30। और फिर नेक्स्ट फोर टर्म्स का सम है 480। नेक्स्ट फोर टर्म्स क्या होंगे, ए इंटू आर टू द पावर 4 प्लस ए इंटू आर टू द पावर 5 प्लस ए इंटू आर टू द पावर 6 प्लस ए इंटू आर टू द पावर 7, और ये सम आ रहा है 480 के बराबर। अब ए इंटू आर टू द पावर 4 को कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, एंड दिस इज 480। तो ये दो इक्वेशंस बनी हमारी। अब अगर सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर दो तो ये पार्ट तो कॉमन है दोनों में, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ये पार्ट तो कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड डिवाइडेड बाई 1 हमें रिजल्ट दे देगा कि आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। कॉमन रेशियो टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 क्या है, 2 टू द पावर 4 है बेसिकली। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टू द पावर 4 है, बट -2 टू द पावर 4 भी तो है। जब भी पावर इवन होगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये तो -2 का पावर 4 भी होगा, लेकिन आर विल बी इक्वल टू प्लस -2, 2 और -2, इजंट इट सो? आर की वैल्यू हमारी आएगी 2 और -2। बट यहाँ पे गच्चा इसलिए नहीं खाना है क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है इंक्रीजिंग जीपी है, और अगर एक जीपी इंक्रीज कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो उसका जो कॉमन रेशियो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि अगर आर हमने -2 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी वैल्यू ले लो, इनिशियली तुमने स्टार्ट किया लेटर से 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया, अब अगर -2 तुम्हारा कॉमन रेशियो है तो 1 इंटू -2 विल बी -2, फिर -2 मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस आएगा, तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, तो इंक्रीजिंग जीपी थोड़ी होगा। अब क्योंकि ये जीपी इंक्रीजिंग है इसलिए -2 नहीं पॉसिबल है, क्लियरली आर इज इक्वल टू 2 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा फॉर श्योर। ओके, अगर इंक्रीजिंग जीपी नहीं होता तो दोनों केसेस पॉसिबल थे, आर इज इक्वल टू भी पॉसिबल था, आर इज इक्वल -2 भी पॉसिबल था, दोनों केसेस हमें लेने पड़ते। ओके, ठीक है। ऑल्सो हमने पहले भी 4 टर्म्स का सम लिया है, बाद में भी 4 टर्म्स का सम लिया है, तो सीधे हमने एक तरह से क्या किया है कि पहले 4 टर्म्स से हम सीधे स्विच कर गए हैं आगे के 4 टर्म्स पे, इजंट इट सो? पहले 4 टर्म्स से हम सीधे स्विच कर गए हैं आगे के 4 टर्म्स पे। अगर हम 4 टर्म्स आगे जंप किए हैं सम में अगर हम 4 टर्म्स आगे जंप किए हैं तो एक तरह से हमने हर एक टर्म को, जो पहले टर्म्स थे हमारे पास, हमने क्या किया, वी मल्टीप्लाइड एवरी टर्म बाई आर टू द पावर 4, ए आर इंटू आर टू द पावर 4, ए आर स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4, ए आर क्यूब इंटू आर टू द पावर 4, तो सबको आर टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो सम भी हमारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर टू द पावर 4 से। तो बस इतना सीधे सीधे देख सकते थे कि 30 हमारा सम आ रहा है, पहले 30 सम आ रहा है इनिशियली, और नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम आ रहा है 480, तो 30 इंटू आर टू द पावर 4 विल बी 480, आर टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू 480 अपॉन 30 विच इज 60, एंड हेंस आर विल बी इक्वल टू +-2। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ mod of 2x minus 3 is less than equal to 5, तो रेंज ऑफ x क्या होगा? mod of 2x minus 3 is less than equal to 5, तो रेंज ऑफ x यहाँ पे क्या होने वाला है? लेस देन इक्वल टू 5। अब एक तरीका ये है कि तुम दो केसेस बना लो, कि पहले केस में क्या है कि मॉड तुम्हारा ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ या फिर नेगेटिव साइन के साथ, तो 2x माइनस 3 जब ग्रेटर देन 0 होगा
तब पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि जब x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगा। तो दिस विल बी 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 2x लेस देन इक्वल टू 8, तो x लेस देन इक्वल टू 4। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। सेकंड केस विल बी व्हेन 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है यानी कि x इज लेस देन 3/2, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा मॉड, यानी कि माइनस 2x प्लस 3 विल बी लेस देन इक्वल टू 5। तो 2x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 भी होना है और लेस देन 3/2 भी होना है। ठीक है, तो दोनों रीजन हमें क्या मिल गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 3/2, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो -1 से बड़ा हो और 3/2 से छोटा हो, ये पूरा रीजन मिल गया हमको, और -1 भी चलेगा। और सेकंड केस मिल गया 3/2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। तो -1 से लेकर 4 तक के सारी वैल्यूज हमें मिल रही हैं, यानी कि आंसर विल बी बिटवीन -1 एंड 4, ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग 3/2 एज वेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्या ये क्लियर है? अब बजाय ऐसे सॉल्व करने के, अगर हम डिस्टेंस अप्रोच से सीधे सीधे सॉल्व करते हैं कि अगर क्वेश्चन कह रहा है मॉड ऑफ 2x माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, तो जो 2 है पहले इसको तो बाहर निकाल दो, तो कह सकते हैं हम दिस कैन बी एज मॉड ऑफ 2 को कॉमन ले लो, x माइनस 3/2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 5। अभी 2 बाहर आ जाएगा, 2 तो पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ x माइनस 3/2 या x माइनस 1.5, दिस इज लेस देन इक्वल टू 5/2। एक तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि x और 1.5 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन 2.5, इजंट इट सो? नंबर लाइन पे मार्क करो 1.5 को। अभी बताता हूँ, अगर 2.5x के बीच का डिस्टेंस 1.5x के बीच का डिस्टेंस 2.5 से कम होना चाहिए, या 2.5 के बराबर भी चलेगा बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इन दैट केस 1.5 से या तो x मैक्सिमम होगा, तो 2.5 ज़्यादा हो सकता है, यानी 1.5 प्लस 2.5 4 होगा, या फिर इससे 2.5 कम हो सकता है, दैट विल बी -1। और इसी के बीच में लाई करना चाहिए x को, तो x विल बी एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 4, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 4, so all these values are satisfied, x should be between -1 and 4, ऑप्शन ए आंसर होगा। ओके, क्या ये क्लियर है? या फिर ऑप्शन से भी जा सकते थे, अगर ऑप्शंस में हमें चीज़ें डिफरेंट गिवन है, जैसे यहाँ पे दिस इज लेस देन इक्वल टू 4, दिस इज लेस देन इक्वल टू 5, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 8, तो किसी एक वैल्यू को ट्राई कर लो। मान लो हम यहाँ पे ट्राई कर लें 5 को ट्राई कर लें, अगर 5 को ट्राई करते हैं 5 सेटिस्फाई करता है, इफ 5 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन देन वी नो कि ऑप्शन सी फिर आंसर होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, तो या तो 5 को टेस्ट कर लो या 6 को टेस्ट कर लो। 6 को टेस्ट करने से अगर 6 सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर ऑप्शन डी आंसर अपना नहीं बनेगा, तो एलिमिनेट भी कर सकते हो इस तरह से, बट वो टाइम लेगा थोड़ा सा, बट वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने किया कि पहले एक सेकंड, पहले मैं टेस्ट किया, लेट अस से 6 पे टेस्ट करते हैं, तो x इक्वल टू 3 पुट करोगे, x इक्वल टू 6 पुट करोगे, 3 नहीं, क्योंकि 6 एक ही ऑप्शन पे आना चाहिए, ऑप्शन डी पे, बाकी किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो x इक्वल टू 6 पे दिस विल बी मॉड ऑफ 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9, बट 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। नाउ पुट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पुट करने वाले हो, तो x इक्वल टू 5 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7 विच इज अगेन नॉट लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये भी आंसर, ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। अब ए और सी में बात रहेगी, तो ए है -1 से 4 के बीच में और सी है -4 से लेकर 1 के बीच में, तो या तो x इक्वल टू 2 पुट कर लो, अगर 2 सेटिस्फाई कर जाता है तो क्लियरली ऑप्शन ए आंसर होगा, और या फिर x इक्वल टू -2 पुट कर लेते, तो -2 क्योंकि ऑप्शन सी में ही आ रहा है, तो किसी भी एक वैल्यू को पुट करके देख लो, x इक्वल टू पुट करोगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ 4 माइनस 3, यानी कि दैट इज इक्वल टू 1 विच इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 5, तो क्लियरली हमारा ऑप्शन ए ही आंसर होगा और कोई भी आंसर नहीं होगा। ओके, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड 5,7 क्या होगा? तो अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन है x1, y1 एंड x2, y2, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 और x1 का ऑर्डर बदलोगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर बदलने के बाद भी परफेक्ट स्क्वायर तो उतना ही रहेगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बस ध्यान रखना है कि x1 और x2 को ही आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और y1 और y2 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 एंड 5 का डिफरेंस आ रहा है 3 का 3 स्क्वायर, प्लस 3 और 7 का डिफरेंस आ रहा है 4 का 4 स्क्वायर, तो दिस इज 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 5 ओनली। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 5, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, बेसिकली हम x कोऑर्डिनेट 2 से जा रहे हैं 5 पे और y में जा रहे हैं 3 से 7 पे, तो x में जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं 3,
y में ट्रैवल कर रहे हैं 4, तो क्लियरली हमारा डिस्टेंस विल बी 5। स्लोप क्या होगा? अगर स्लोप पूछता लाइन का कि इफ दिस पॉइंट इज लेट्स से ए, दिस पॉइंट इज बी, तो स्लोप क्या होगा? स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि अगर y2 पहले लिखा है, यानी कि अगर पहले पॉइंट बी से स्टार्ट किया है y कोऑर्डिनेट में, तो x में भी पॉइंट बी से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो 7 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 4/3। दिस इज आवर स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस लाइन connecting those 2 points A and B. Next question. The centroid of a triangle with vertices 1, 4, 2, 7 and 3, -2 क्या होगा? Centroid of a triangle. So centroid of this triangle, centroid of a triangle where coordinates are given for all the 3 vertices, तो वहाँ पे triangle का centroid होगा sum of all x coordinates divided by 3 and sum of all y coordinates divided by 3, x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3। तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 plus 2 plus 3 डिवाइड बाई 3, 4 प्लस 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 6/3 यानी कि 2, और 9/3 यानी कि 3, 2, 3 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू chords ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई इन साइड द सर्कल। इफ ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ई डी की वैल्यू क्या होगा? Inside the circle, AB is a chord and CD is another chord, and they both are intersecting at point point E. Now A is equal to 4, BE is equal to 6, CE is equal to 3, और ED हमें फाइंड आउट करना है। The property in such a case is, ठीक है, हमारी chords इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग chords थ्योरम, that is AE into BE, this is equal to CE into D। AE into BE is equal to C into D, यानी कि 4 into 6 is equal to 3 into ED। 3 से जाएगा 2 टाइम्स, तो ED will be equal to 8। अगर CD पूछता तो CD होता 8 + 3 यानी 11 होता, यहाँ पे आंसर होगा 8, ऑप्शन सी। ओके, 4 into 6 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एंगल A is equal to 50 degrees if the internal bisectors of the angle B and angle C meet at O, तो एंगल BOC का वैल्यू क्या होगा? एंगल A is 50 degrees और एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, they are meeting at a point O. What will be angle BOC in such a case? ओके, एंगल BOC का वैल्यू क्या होगा? इन दिस केस एंगल BOC, एंगल O will be equal to 90 डिग्री प्लस एंगल A अपॉन 2, 90 प्लस एंगल A अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल O। देखिए एंगल O हमारा हो जाएगा 90 प्लस 50/2 यानी 90 प्लस 25, 115 डिग्रीज, ऑप्शन बी आंसर होगा। ओके, क्या ये क्लियर है? अदरवाइज वैल्यूज पुट करके देख लोगे, ठीक है? अदरवाइज अगर ये टोटल, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो दिस एंगल विल बी दिस एंगल, भाई लाइन बी ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, सिमिलरली लाइन सी ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, तो पूरा एंगल बी था, तो दिस पार्ट विल बी b/2, दिस पार्ट विल बी c/2। ये एंगल क्या होगा? एंगल BOC क्या होगा? एंगल BOC, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल से सम 180 होता है, तो BOC विल बी 180 माइनस b/2 प्लस c/2 या b प्लस c/2। और हम बड़े ट्रायंगल ABC में देखें, तो ABC में एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, तो B प्लस C हमारा क्या होगा? 180 माइनस A, पुट कर दो वैल्यू B प्लस C की जगह पे, वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 180 माइनस A अपॉन 2। अब 180/2 90 होगा, तो 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस A/2। अल्टीमेटली हमने जो फॉर्मूला लिखा है स्टार्ट में, वही सेम वैल्यू आ जाएगा 90 प्लस A/2। ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, और बाकी अगर थोड़ा इंटेलिजेंस हो ऐसे क्वेश्चंस में, तो ये भी कर सकते हो हमेशा कि अगर तुम ये समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो एंगल बी और एंगल सी पर डिपेंड नहीं करता है,
क्योंकि उनके लिए कोई और एडिशनल कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो मान सकते हो कि तुमने मान लिया एंगल बी हमारा 40 डिग्री है, कोई वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो एंगल बी को 40 मान लोगे, अगर 40 माना तो b/2 20 हो जाएगा। और अगर एंगल बी 40 है, एंगल ए 50 है, तो एंगल सी 90 होगा, c/2 45 होगा। 20 + 45 आ गया कितना? 65। तो एंगल ओ कितना हो जाएगा? 180 - 65, यानी कि 115 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y + 7 = 0 एंड पासिंग थ्रू -1, 2। लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y + 7 = 0 एंड पासिंग थ्रू -1, 2। ठीक है, तो एक लाइन हमें गिवन है 3x - 4y + 7 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है, बट दैट लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू अ पॉइंट, उस पॉइंट की वैल्यू दी है -1, 2। तो पहले तो जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, द लाइन फॉर द परपेंडिकुलर लाइन फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो अगर हमें गिवन इक्वेशन है ax - by + c दिस इज इक्वल टू 0, तो जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा वहां पे क्या करोगे, a और b यानी x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दोगे और बीच में प्लस साइन लगा दोगे। बीच का साइन मतलब इंटरचेंज कर दोगे, साइन भी बदल दोगे, माइनस से प्लस कर दोगे या प्लस से माइनस कर दोगे। ax - by है, 3x - 4y है, तो यहाँ पे कर दोगे bx + ay इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1। तो इस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा हमारा, 3 और 4 को इंटरचेंज कर दो और बीच में प्लस लगा दो, माइनस को इंटरचेंज कर दोगे, अगर प्लस होता तो माइनस करते, माइनस है तो प्लस कर देंगे। 4x + 3y दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a। ये हमारा जनरल इक्वेशन हो जाएगा। बट ये लाइन पास कर रही है -1, 2 से भी, तो -1, 2 से अगर ये लाइन पास कर रही है, इफ ए लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो वो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए उस लाइन को, तभी तो पास करेगी उससे। ठीक है, तो -1, 2 को सेटिस्फाई करा दो, x इक्वल -1 रख दो, y इक्वल 2 रख दो, 4 × -1 + 3 × 2, ये क्या आ जाएगा हमारा? -4 + 6 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 4x + 3y विल बी इक्वल टू 2। या तो शक्ल ऐसी होगी इक्वेशन की, या लिखा होगा 4x + 3y -2 इज इक्वल टू 0। बात एक ही है, तरीका अलग है बस लिखने का, बाकी बात एक ही है। ऑप्शन डी आंसर होगा। ओके, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल हो तो वहाँ पे भी अगर कभी भी गिवन है कि एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर ऑप्शंस तो गिवन ही होंगे तुम्हें, ऑप्शंस में उस पॉइंट को रख के देख लो कि कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, कि कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे डेफिनेटली जहाँ पे कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑप्शन ए हमारा गिवन है, अब -1, 2 पुट करके देखो, इसमें x इक्वल -1 पे आएगा -3, y इक्वल टू 2 पे आएगा -8, नहीं, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी में भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -4 + 6 नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी दिख रहा है वैसे तो स्लोप के हिसाब से, बट अगर स्लोप नहीं भी समझ में आ रहा है उस समय, या कुछ टिपिकल क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दी हैं, बट हमें ये पता है कि ये पॉइंट तो पास करने वाला उस लाइन से, तो बस लाइन की इक्वेशन है, वो पॉइंट की वैल्यू पुट करके देख लो कि क्या उस पॉइंट की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर कर रही है तब तो पॉसिबल हो सकता है वो आंसर, अदरवाइज वो आंसर डेफिनेटली नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्रीज, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन क्या होगा? इन अ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स भी सारे बराबर होंगे, और एंगल्स यानी कि सारे इंटरनल एंगल्स बराबर होंगे आपस में, और सारे के सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। और इन एनी पॉलीगॉन व्हाट्स एवर, जब हम किसी पर्टिकुलर एंगल को देखेंगे तो उस एंगल का इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। और सारे एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है दैट इज 360। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स का सम दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्रीज इन एनी पॉलीगॉन, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, फर्क नहीं पड़ता, सबका सम 360 होगा। तो इस पॉलीगॉन में हमारा एक इंटीरियर एंगल है क्या 144 का, और सारे ही 144 के हैं, तो क्या यहाँ से एक्सटर्नल एंगल नहीं निकल जाएगा? इफ इंटीरियर इज 144, तो एक्सटर्नल विल बी 180 - 144 यानी कि 36 डिग्रीज होगा। और सबका सम मिला के होता है 360, यानी कि 10 साइड्स होंगे, 10 साइड्स होंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ओके, और अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स पूछे क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स दैट इज इक्वल टू 2 × n - 2 टाइम्स 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के साथ क्या होगा? वो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, चेंज होगा, कितने से चेंज होगा? लेंथ इंक्रीज किया है 20% से, ब्रेथ डिक्रीज किया है 20% से, और एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ,
यानी ये सिमिलर ही तो है जैसे कि हमने लिया था अभी प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो जब भी दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके थर्ड क्वांटिटी मिलने वाला है, तो अगर एक क्वांटिटी में कुछ चेंज किया, एक में कुछ चेंज किया, दोनों का नेट चेंज निकालना है, तो बस सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो हमारा इंक्रीज़ किया है लेंथ 20% से और ब्रेथ डिक्रीज़ किया है 20% से, तो प्लस 20 माइनस 20 और माइनस 20 इंटू 20 बाई 100, तो वैल्यू आ जाएगा 0 - 4। तो -4% वैल्यू आ रहा है, इफेक्टिवली डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज बाई 4%। ठीक है, वैसे भी जब दोनों क्वांटिटी सेम होंगी तो डिक्रीज कितने से आता है, डिक्रीज आता है x² बाई 100 से। नेट चेंजेस -x² बाई 100% अगर दोनों वैल्यू सेम है, +20 -20 या +x - x। ओके, आंसर आ जाएगा डिक्रीज बाई 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल क्या होगा। एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है और रोम्बस का एरिया हमेशा होता है 1/2 टाइम्स d1 × d2 एंड दिस इज गिवन एज इक्वल टू 150 और d1 हमें गिवन है 10, 1/2 इंटू 10 इंटू डी टू, दिस इज 150, 10/2 से आया 5, 5 से कैंसिल होकर बचा 30, तो d2 हमारा इक्वल टू 30 होगा, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। एंड इन रोम्बस डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट, तो अगर हमें साइड भी निकालना होगा तो साइड भी निकाल पाएंगे यहाँ से। एक डायगोनल है 10 का, तो 5 5 बाइसेक्ट हो गया, और दूसरा डायगोनल है 30 का, 15 15 बाइसेक्ट हो गया। इससे साइड निकालेंगे हमारी सारी की सारी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज। ठीक है, तो 15 है 5 है, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक स्क्वायर रूट ऑफ 250, 5 √10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, three metal cubes with edges 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted together and formed into a single cube. Edge of the resulting cube क्या होगा। अब जब भी मेल्ट करोगे किसी भी चीज़ को, जब हम किसी क्वांटिटी को मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने से हमारा वॉल्यूम जो है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऐसे समझो कि तुमने पानी है किसी ग्लास में लिया, किसी ग्लास से किसी कप में भरो, कहीं भरो, तो जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली जब तुम्हारा मेल्ट करोगे, मेल्ट करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सरफेस एरिया वगैरह सारी चीज़ें बदल जाएंगी, डिपेंड करेगा ये तुम किस शेप में कन्वर्ट कर रहे हो उसको, बट वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। तो बस वॉल्यूम निकाल लो तीनों क्यूब्स का। ठीक है, इनिशियली क्या है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर के क्यूब्स हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, साइड लेंथ का क्यूब। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, दैट इज 6 टाइम्स ए स्क्वायर। वॉल्यूम से मतलब है हमें यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम विल बी 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, और इससे हम नया एक क्यूब बना रहे हैं, तो उसका रिजल्टिंग क्यूब का एज क्या होगा, तो लेट अस से दैट एज इज इक्वल टू ए क्यूब, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। 6 क्यूब आ जाएगा 216 प्लस 512 प्लस 1000, तो सम आ रहा है 1728 विच इज इक्वल टू ए क्यूब। और अगर ए क्यूब हमारा 1728 है तो ए क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू 12, वन साइड विल बी इक्वल टू 12, ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड तो इट्स सरफेस एरिया बिकम्स व्हाट वैल्यू। अगर रेडियस को हमने डबल किया है तो सरफेस एरिया क्या होगा। तो इन अ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, अब स्फीयर क्योंकि पूरा पूरा कर्व ही होता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही बात है, तो दैट इज इक्वल टू 4πr², यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमारा प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अगर आर को तुमने डबल किया है, आर को किया है अगर 1 से 2, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, तो ये 1 स्क्वायर से हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर से हो जाएगा 2 स्क्वायर, 1 से हो जाएगा 4, तो दिस विल 4 टाइम्स, इंक्रीज करेगा 3 टाइम्स से बट हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो बिकम्स 4 टाइम्स बट इंक्रीजेज बाई 3 टाइम्स। ठीक है, तो बिकम्स पूछा है, दैट इज वाई आंसर विल बी 4 टाइम्स। अगर पूछता इंक्रीजेज बाई तो इंक्रीजेज बाई 3 टाइम्स होता है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पे बात कर लेते हैं हेमीस्फेयर के लिए भी, क्योंकि स्फेयर के लिए तो बात कर लिया, हेमीस्फेयर की भी बात कर लेते हैं। अगर हेमीस्फेयर के लिए हम यही बात करते हैं, और हेमीस्फेयर
और हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? वॉल्यूम तो जस्ट हाफ होगा। दिस इज भाई 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर का है, तो हेमिस्फेयर का विल बी 2/3 पाई आर क्यूब एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर दैट इज इक्वल टू टोटल सर्फेस एरिया में कर्व सर्फेस एरिया आएगा और साथ में बेस एरिया भी आएगा। बेस एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, और टोटल सर्फेस एरिया में जो कर्व सर्फेस एरिया है वो तो हाफ होगा इसका, स्फेयर के एरिया का हाफ होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ यानी 2 पाई आर स्क्वायर, विच इज कर्व सर्फेस एरिया प्लस बेस एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। Total surface area of a hemisphere is 3 pi r square. Okay. Next question. A cone and a hemisphere have equal bases and equal volumes. तो ratio of their height क्या होगा? Cone and hemisphere equal base है, equal volume है, तो ratio of their height क्या होगा? Cone का volume क्या होता है? For a cone, volume of a cone that is equal to 1/3 pi r square h. Volume of a cone is 1/3 pi r square h. और अगर सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? That is pi r square h. Pi r square h. देखिए अगर सेम रेडियस एंड सेम हाइट होगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विल बी वॉल्यूम ऑफ अ कोन, और इक्वल बेस है, वॉल्यूम इक्वल है दोनों का। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, एंड दीज टू आर इक्वल। पाई आर स्क्वायर को तो पहले काट दो, पाई आर स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, 1/3 से 1/3 कटेगा, बच गया 2, एच इज इक्वल टू 2 आर आ गया। और इन केस ऑफ अ हेमिस्फेयर जो उसका रेडियस है वही उसकी हाइट है, एच इज इक्वल टू 2 आर। तो यहाँ पे तुम्हारा पहले एच क्या है? एच क्या हाइट है कोन की? कोन की हाइट हो गई एच यानी कि 2 आर, और हेमिस्फेयर की हाइट दैट इज इक्वल टू आर ओनली। 2r/r यानी कि 2:1 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular sheet of metal is 40 centimeter by 15 centimeter. Equal squares of side 4 centimeter are cut off at the corners, and the remainder is folded up to form an open rectangular box. The volume of the box क्या होगा? अब एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल है 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का। अब इसके एजेस से हमने कट किए हैं 4x4 के स्क्वायर्स कट किए हैं हर एक एज से, और उसके बाद फिर इसको फोल्ड करके हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है। उस बॉक्स का वॉल्यूम क्वेश्चन पूछ रहा है। जो बॉक्स का बेस होगा जब फोल्ड करेंगे, दिस विल बी द बेस। जो साइड में वैल्यूज आ रही है इनको फोल्ड करके पैक कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज 4, दिस इज 4, ये सब के सब 4 है। दिस टोटल वॉज 40, दिस टोटल इज 15, तो कितना बचेगा ये? दिस लेंथ विल बी 40 माइनस 4 यहाँ से कटेगा और 4 इधर से कटेगा, तो 40 माइनस 8 यानी 32। दिस टोटल विल बी 15 माइनस 8 यानी कि 7। तो बेस हमारा जो आएगा, बेस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट विल बी 32x7। हाइट कितना आएगा? दिस 4, ये हाइट हो जाएगी हमारी, दिस विल बी हाइट विल बी इक्वल टू 4। वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 32 इंटू 7 इंटू 4, 32 इंटू 28, 32 इंटू 28। ठीक है, 32 इंटू 8 विल बी 256, 6 आ गया, 25 बचा, 32 इंटू 64 प्लस 25 यानी कि दैट विल बी 896 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए। ओके, अच्छा जब भी वैल्यूज जैसे गिवन है 32 इंटू 28 है, ठीक है, तो जब भी ऐसी प्यारी सी वैल्यूज गिवन है, 32 है 28 है, 32 क्या है? 30 प्लस 2 है, 28 क्या है? 30 माइनस 2 है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। जब भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहीं पर भी शक्ल दिखे तो हमेशा से लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर वैल्यूज ईजी हैं, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा 30 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट करना और भी ज़्यादा आसान है, 900 माइनस 4 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 896। ओके, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो हमारा आया, ये बेसिकली क्या है? दिस इज क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है। वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और अगर हमें इसका टोटल सर्फेस एरिया चाहिए होता तो होता हमारा 2 टाइम्स ऑफ एल बी
प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अगर कर्व सरफेस एरिया चाहिए होता तो कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया में हमारा बेस नहीं आएगा और टॉप नहीं आएगा, तो बेस और टॉप नहीं आएगा कर्व सरफेस एरिया में, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, 2 टाइम्स एल भी नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan theta is equal to 3 by 4 then value of 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta क्या होगा। tan theta गिवन है हमें, तो या तो यहां से sin theta और cos theta निकाल लो, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर लो, या तो क्या है कि इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लो और फिर सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हमें sin theta cos theta निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे बिना निकाले सॉल्व हो सकता है, न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है sin theta एंड cos theta, डिनोमिनेटर में भी है sin theta और cos theta। इफ वी डिवाइड बाई cos theta तो हमें tan theta क्या है, अल्टीमेटली tan theta है हमारा sin theta डिवाइड बाई cos theta, ये तो 3/4। अब डिवाइड बाई cos थीटा तभी तो आएगा जब डिवाइड करेंगे cos थीटा से, तो डिवाइड कर दो cos थीटा से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 टाइम्स cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाई 3 टाइम्स sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 टाइम्स cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये पार्ट तो 1 ही हो गया इफेक्टिवली, और ये पार्ट हमारा tan थीटा हो गया, तो tan थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दोगे 3 इंटू 3/4 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 3/4 माइनस 2, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 9/4 प्लस 2 यानी 9 प्लस 8 17 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 1, 17/1 17 आंसर आ जाएगा ऑप्शन। ओके, अगर वैल्यूज हमें निकालनी ही पड़ती तब क्या करते, tan थीटा हमारा गिवन है 3/4 और tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ट्रायंगल बना दो चुपचाप से, राइट एंगल ट्रायंगल। इफ दिस एंगल इज थीटा तो सामने वाला साइड विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है, साइड सामने वाला विल बी परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी इक्वल टू 3, 3/4 आ रहा है, तो 3 इज परपेंडिकुलर, 4 इज बेस, बेस विल बी 4, ठीक है, तो 3 और 4 यानी कि हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 5, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 3/5 एंड cos थीटा विल बी इक्वल टू 4/5। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 30 क्या होगा, साइन 30 इज 1/2, तो इसलिए 1/2 होल स्क्वायर, कॉस 30 इज √3/2, √3/2 होल स्क्वायर, प्लस tan 45 इज 1 तो 1 स्क्वायर, इसलिए 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1, यानी कि अरे एनीवे ये तो खैर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, पहले पार्ट के लिए तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ये बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये तो हमेशा इक्वल टू 1 होता है, तो ये पार्ट तो हमेशा ही इक्वल टू 1 होता है, इसको सीधे से 1 लिख दोगे, कैलकुलेट भी नहीं करना, ठीक है। 1 और फिर बाद में tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2 ओनली, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट 100 meters away from the foot of a tower the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होने वाला है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज का है और पॉइंट इज 100 मीटर्स अवे, 30 60 90 वाला ट्राइंगल है। अब इन्हें 30 60 90 ट्राइंगल, स्मॉलेस्ट साइड इज अपोजिट टू 30 डिग्री का एंगल, तो अगर 30 डिग्री के एंगल के सामने वाला साइड 1 यूनिट है, 60 के सामने वाला साइड इज √3 यूनिट और 90 के सामने वाला साइड इज 2 यूनिट, तो साइड्स का रेशियो आता है 1:√3:2। हमें 30 डिग्री के सामने वाला साइड गिवन है दैट इज इक्वल टू 100, 60 के सामने वाला साइड क्या होगा 100√3, और यही तो पूछा ही है क्वेश्चन में, 100√3 स्ट्रेट अवे आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the shadow of a tower standing on a level plane
is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degrees than when it is 60 degrees. तो find the approximate height of the tower. एक टावर है, जब sun's altitude is 30 degrees और जब when that is 60 degrees, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस ऑफ शैडो इज 40 मीटर्स. Isn't it so? दो केसेस बन रहे हैं हमारे. One case is when sun's altitude is at 30 degrees. This will be the shadow. जो एल्टीट्यूड होगा हमारा 30 डिग्रीज, वही सेम हमारा एंगल बनेगा यहाँ पे 30 डिग्रीज का. और फिर थोड़े टाइम बाद में क्या होगा? ये एंगल चेंज होगा, नया सन की पोजीशन ये आ गई. ठीक है, अब जो एंगल है वो तुम्हारा बनेगा 60 डिग्रीज का. तो पहले शेडो बन रहा था 30 डिग्रीज पे. दिस वॉज द शेडो ऑफ द टावर. और अब शेडो बन रहा है स्मॉलर. नाउ दिस इज द शेडो. अगेन 3690 अप्लाई करना है दो बार इसमें. और गिवन क्या है? 40 मीटर्स लॉन्गर है. तो बाद वाली शेडो से पहले वाली शेडो 40 मीटर्स लॉन्गर है. दिस डिस्टेंस इज 40 मीटर्स. ओके, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें दिख रहा है दिस शेडो, बाद वाला शेडो, अगर हम इसको 1 यूनिट मान लें, इफ दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, ठीक है, एंड दिस इज अपोजिट दिस 30 डिग्री एंगल, तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड इन छोटू ट्रायंगल, इन स्मॉलर ट्रायंगल, 30 के सामने साइड इज 1, 60 के सामने वाला साइड विल रूट 3, दिस विल बी रूट 3 यूनिट्स. नाउ इन द लार्जर ट्रायंगल 30 के सामने वाला साइड इज रूट 3, तो 60 के सामने वाला साइड, बिकॉज नाउ दिस एंगल विल बी 60 डिग्रीज, 60 के सामने वाला साइड विल बी रूट 3 टाइम्स ऑफ रूट 3, so this will be root 3 into root 3, which is equal to 3 units. So total distance, this total distance is 3 units. और जिसमें से कि फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट और दिस टोटल इज 3 यूनिट्स. तो ये जो गैप आ रहा है हमारा, दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. और 2 यूनिट्स की वैल्यू हमें दी है 40 मीटर्स. अगर 2 यूनिट्स 40 मीटर्स है तो 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 20 मीटर्स. इजंट इट सो? तो ये वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर्स. क्वेश्चन में क्या पूछा है? अप्रॉक्सीमेट हाइट पूछा है, तो रूट 3 यूनिट्स आ जाएगा. रूट 3 इंटू 20, देखिए 20 रूट 3, तो दैट विल बी 20 इंटू रूट 3 होगा 1.73, देखिए दैट विल बी 34.6 मीटर्स. ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सिंप्लीफाई साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए. इसको सिंप्लीफाई करना है. साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए. तो एलसीएम ले लो. दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए. ओपन द स्क्वायर. साइन स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए. दिस डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए. अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो इक्वल टू 1 होगा, और ऑलरेडी एक 1 था, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. 2 प्लस 2 कॉस ए न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस ए पहले से. तो क्या न्यूमरेटर में भी हम 1 प्लस कॉस ए नहीं ला पाएंगे? 2 को कॉमन लेके आ जाएगा. 2 को कॉमन ले लो यहाँ पे. न्यूमरेटर हमारा 2 को कॉमन लेते हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए. तो दिस पार्ट विल गेट कैंसल आउट. 2 टाइम्स 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉस ए के, 2 टाइम्स कॉस ए विल बी आवर आंसर. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं. In how many different ways can the letters of the word leading be arranged in such a way that the vowels always come together? लीडिंग के लेटर्स को हमें अरेंज करना है such that vowels always come together. तो कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स इन टोटल. L D N G these are consonants, and then E A I these are vowels. Vowels should always come together. तो उनको एक ही साथ क्लब कर दो vowels को. All consonants are separate, तो 4 consonants and 1 group of vowels. टोटल कितने आइटम अरेंज करने को? 5 आइटम्स हैं, क्योंकि वॉवल्स को हमें ऑलवेज कम टुगेदर साथ में ही रखना है. तो 5 आइटम्स को अरेंज करना, 5 फैक्टोरियल वेज में दे विल बी अरेंजिंग.
सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो कहीं पे कोई ऐसा पंगा तो नहीं है कि मैं डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल करना पड़े, सारे डिस्टिंक्ट हैं। बट वॉवल्स आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, तो क्योंकि 3 वॉवल्स हैं दे विल बी अरेंजिंग इन 3 फैक्टोरियल वेज, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यानी कि 120 इंटू 6, आंसर विल बी 720। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 720। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next one. From a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee. So, in how many ways can it be done? 7 men hai, 6 women hai. In total, we have to select 5 persons in the committee. Okay, 5 persons in the committee such that there are at least 3 men in the committee. तो या तो 3 men होंगे, 2 women होंगी, और we can have 4 men and 1 woman, और we can have 5 men and obviously then फिर 0 women होगा। तो पहले केस में 3 men है, तो 7 में से 3 men सेलेक्ट करोगे, 7C3 इंटू 6C2, और यानी कि एडिशन 4 men and 1 woman, तो 7C4 इंटू 6C1, एंड देन लास्ट केस 7C5 इंटू 6C0। 7C3 क्या आएगा, NC3 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 6, 6 से 6 कैंसिल होगा, 7 इंटू 5 35 आ जाएगा। 35 इंटू 6C2, 6C2 इज 6 इंटू 5 बाई 2 यानी 15 प्लस 7C4। अब NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NC n माइनस आर, तो 7C3 और 7C4 इक्वल होंगे, तो 7C4 भी हमारा 35 ही आएगा। 35 इंटू 6C1 इज 6 ओनली। 7C5 इज इक्वल टू 7C2, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर। 7C2 आ जाएगा 7 इंटू 6 बाई 2 यानी कि 21 इंटू 1। ठीक है, अब ये वैल्यू आ रहा है 35 को कॉमन ले लो इन दोनों में, तो 15 प्लस 6 विल बी 21। दिस बिकम्स 35 इंटू 21। कैलकुलेशन को आसान रखो, प्लस है 21 इंटू 1। अब यहाँ पे 21 को कॉमन ले लो, तो 35 प्लस 1 36, 21 इंटू 36 आ गया। 36 इंटू 20 is 720 plus 36, 756 will be our answer. Option D आंसर हो जाएगा 756। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाइस आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर क्या होगा। अब दो डाइस को टॉस कर रहे हो, डाइस में आउटकम कितने होते हैं, इन एवरी डाइस देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 आउटकम्स आर पॉसिबल, क्योंकि दो डाइस को टॉस कर रहे हो तो कितने आउटकम पॉसिबल होंगे, 6 इंटू 6 36 पॉसिबल आउटकम्स। और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 5, कैन बी 7, कैन बी 11। 2 3 5 7 11, ये 5 केसेस बनेंगे हमारे। ठीक है, अब जब दो डाइस को टॉस करोगे तो सम तुम्हारा मिनिमम कैन बी, मिनिमम कितना हो सकता है, व्हेन बोथ आर 1, दोनों पे 1 होगा, मिनिमम विल बी 1 + 1 2, दिस इज मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा, व्हेन बोथ आर 6, 6 + 6 यानी कि मैक्सिमम आ जाएगा 12। 2 आने का एक ही तरीका है, दोनों पे 1 आ जाए, 1 + 1, एक ही केस है। ठीक है, ओनली वन केस। 3 आने के कितने वेज होंगे, 1 + 2 या फिर 2 + 1, तो 2 वेज। 5 आने के लिए हमेशा देखो क्या करना है, 1 से स्टार्ट करोगे, 5 आने का मिनिमम केस क्या होगा, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए, तो यानी 1 + 4, फिर एक एक बढ़ाते जाओगे, तो 1 से लेके 1 + 4 अल्टीमेटली पहुंच जाओगे 4 + 1 तक, यानी कि 1 से लेके 4 तक टोटल 4 केसेस आएंगे। पहला केस क्या है, जबकि हमने पहले डाइस पे वैल्यू मिनिमम रखा, दूसरे पे मैक्सिमम रखा 1 + 4। और लास्ट केस कब आएगा, जबकि पहले डाइस पे वैल्यू मिनिमम होगा, सॉरी पहले मिनिमम पहले ही था, पहले पे मैक्सिमम होगा और दूसरे पे मिनिमम होगा, यानी 1 + 4 से 4 + 1 तक जाना है, तो पहले डाइस की वैल्यू 1 से 4 तक बढ़ रही है, यानी कि टोटल 4 केसेस आने वाले हैं। ऐसे देखो, 1 + 4, देन 2 + 3, देन 3 + 2, देन 4 + 1। पहले डाइस की वैल्यू 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 केसेस आएंगे। तो बस ऐसे ही समझ लोगे तो केसेस बनाने नहीं पड़ेंगे। सिमिलरली 7 सम कब आएगा, 1 + 6। ठीक है, अब पहले डाइस की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तब तक के केसेस आएंगे, 1 से 6 तक टोटल 6 केसेस बनेंगे। 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 एंड 6 + 1, टोटल केसेस विल बी 6। 11 वाले केसेस क्या होंगे, 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं आएगा 11 में, 11 में आएगा 5 + 6, 5 + 6 एंड देन 6 + 5, 2 केसेस।
टोटल केसेस आ गए 1 + 2 + 4 + 6 + 2 यानी 15 केसेस आर देयर। 15 हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल आर 36, 15 फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर दैट विल बी इक्वल टू फेवरेबल बाई टोटल यानी 15/36 एंड हैंस इक्वल टू 5/12। ठीक है, और डाइस में क्लियर पैटर्न है। अगर सम का क्वेश्चन आता है कभी तो डाइस में सम का देयर इज अ क्लियर पैटर्न। सम 2 आता है, नंबर ऑफ वेज आर 1। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 आने के भी नंबर ऑफ वेज विल बी 1 ओनली। 2 जब दोनों मिनिमम हो, 12 जब दोनों मैक्सिमम हो। 3 आने के नंबर ऑफ वेज विल बी 2, 11 के ऑल्सो 2 और 4 दिस इज 3 और 10 दिस इज ऑल्सो 3 और 5 4 और 9 दिस इज ऑल्सो 4। ठीक है, तो 2 और 12 दोनों में आ रहा है हमारा सम सेम, 2 + 12 इज 14। तो जब जहाँ पे भी सम 14 आ रहा है, ठीक है, तो 6 में भी 5 और 8 में भी 5 और 7 में आते हैं मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 6। टोटल सम है 36। Next question. In a college of 100 students, 40 take economics, 50 take statistics, and 60 take computer science. 10 of them take all the three subjects. 40 students ले रहे हैं economics, 50 are taking statistics, and 60 are taking computer science. 10 of them are taking all the three subjects. 25 take economics and statistics both. 22 take statistics and computer science both. And 8 take economics and computer science only. If one student is chosen at random, find the probability that the student has taken at least one of the economics, statistics and computer science. कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया हुआ होना चाहिए। नहीं, टोटल 100 में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कि ये सब्जेक्ट नहीं लेके रखे हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा अल्टीमेटली फॉर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हिम्मत करके बनाओ अपने वेन डायग्राम। कब तक भागोगे? तुम में से जो भी भाग रहे हो, भागना नहीं है। कब तक भागते रहोगे? इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो 40 हैव टेकन इकोनॉमिक्स और 50 हैव टेकन स्टैटिस्टिक्स एंड 60 हैव टेकन कंप्यूटर साइंस। अब गिवन क्या है हमें? गिवन ये है कि 10 हैव टेकन ऑल थ्री। तो ये जो 10 है इन्होंने ऑल थ्री लिए हुए हैं, तो इनको तो मिडिल में डाल दो, तीनों सेट से बिलोंग करेंगे। फिर गिवन है 25 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ। 25 ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स भी लिया और स्टैटिस्टिक्स भी लिया है, बट क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि बस यही दोनों लिए हैं, ये पक्की बात हो। तो ऐसा भी पॉसिबल है इनके केस में कि इन्होंने कोई और सब्जेक्ट भी लिया हो, यानी कि इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मे बी कंप्यूटर साइंस एज वेल। नहीं भी लिया हो सकता है, लिया भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन बात कर रहा है कि कंप्यूटर साइंस एंड सॉरी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ फॉर दिस 25, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ, ये बोथ वाला रीजन है हमारा, दिस इज द टोटल रीजन। ठीक है, तो टोटल वैल्यू फॉर दिस रीजन इज गिवन एज 25। तो ये जो बचा हुआ रीजन है हमारा, जहाँ पे कि सिर्फ इकोनॉमिक्स और स्टडीज का आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगा? 25 - 10 होगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 15। ओनली 15 आर दोज स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड नॉट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अगर कभी भी बोथ गिवन है तो वहाँ से हमें समझना है कि बोथ में 2 वाला भी सेट इंक्लूडेड है और 3 वाला भी, यानी कि ऑल 3 वाला भी इंक्लूडेड है उसमें। 22 have taken statistics and computer science both. Again, same कहानी. So this will be 22 for this region और 10 सब्ट्रैक्ट करके 12 will be for those who have taken only statistics and computer science. लास्ट वाला वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 8 have taken economics and computer science only भी mentioned है साथ में, यानी कि ये सीरीज में वैल्यू फिलअप कर देंगे यहाँ पे 8। ओके, अब यहाँ से फिर वैल्यू निकल आएंगे हमें। इकोनॉमिक्स वाले सेट में देखो टोटल 40 है, 15 + 10 25 + 8 33, तो बच गया ओनली इकोनॉमिक्स वाले 7, दीज हैव ओनली टेकन इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिमिलरली ओनली स्टैटिस्टिक्स वाली वैल्यू कितना आएगा? टोटल 50 है, 50 में से सब्ट्रैक्ट करो 15 + 10 25 + 12 37, तो बच गया 30। 50 - 37 13 आ जाएगा। यहाँ 60 है, वैल्यू आ गया 10 + 10 + 10 30, सब्ट्रैक्ट करोगे 30 हैव टेकन ओनली कंप्यूटर साइंस एंड दिस 13 इज ओनली स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन पूछा है कि इतने कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज टेकन एटलीस्ट वन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अगर हमने रैंडमली एक बच्चे को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो हमें बस टोटल सेट में कितने स्टूडेंट्स होंगे जो इनसाइड एटलीस्ट वन सेट है, उनको निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करोगे? हमेशा जब भी समअप करना हो वैल्यूज़ को, यहाँ पे तो वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बट हमेशा समअप करना हो तो एक सर्कल को सबसे पहले पहले ही ले लो पूरा का पूरा, क्योंकि हमें सारे सर्कल्स की वैल्यू तो पता ही है। तो इकोनॉमिक्स वाला सेट इज 40 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो 40 पहले ही ले लिया हमने। अब बची हुई वैल्यूज़ को ऐड कर लो, 40 + 13 + 12 + 30, 13 + 12 + 30, तो 40 + 30 इज 70 + 25 यानी कि 95। 95 स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव टेकन एटलीस्ट वन आउट ऑफ टोटल 100, तो प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा 95/100 का, 0.95 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी। ओके, 0.95 हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और क्योंकि एक सेट हमें पूरा ही लेना था, तो ऐसा इस वैल्यू को ना भी निकालते तो भी चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अनु and four of her friends be seated around a circular table such that Ina and Meena do not sit together? Anu or four of her friends are to be seated together around a circular table such that Ina and Meena do not sit together. तो ईना और मीना को साथ में नहीं बैठना है, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज बाकी सब साथ में बैठ सकते हैं, बट बिठा कहाँ रहे हैं, सर्कुलर टेबल में बिठा रहे हैं। ठीक है, और सर्कुलर टेबल में अरेंजमेंट के बेस क्या होते हैं, दैट इज n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट में n फैक्टोरियल, सर्कुलर टेबल में n-1 फैक्टोरियल। ओके, तो अनु है एंड फोर ऑफ हर फ्रेंड्स, तो अनु एंड देन ईना, मीना, और मान लेते हैं बी एंड सी। टोटल 5 पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि अनु एंड फोर ऑफ आवर फ्रेंड्स, टोटल 5 पर्सन हो गए, अनु, ईना, मीना, बी एंड सी। अब ईना और मीना को हमें साथ में नहीं बिठाना है, तो पहला केस कर सकते हैं कि पहले हम बाकी तीन को बिठा लें, अनु, बी एंड सी, इन तीनों को बिठा लें, इसके बाद में ईना और मीना को जो गैप्स बचेंगे वहाँ पे बिठा लेंगे। इफ़ वी अरेंज ए, बी एंड सी फर्स्ट इन अ सर्कुलर टेबल, 3 पर्सन हैं, इनको अरेंज करना है, कितने वेज हो जाएंगे, t-1 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट विल बी 2 फैक्टोरियल ओनली फॉर 3 पर्सन, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, अब एक बार इनको अरेंज कर दिया हमने, ए बी और सी को अरेंज कर दिया, तो अब जिसको भी बिठाएंगे तो अब हमें ट्रीट करना है उसको लीनियर अरेंजमेंट की तरह, यानी कि अब एन फैक्टोरियल वाला ही मामला होगा। ठीक है, अब एन फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कुलर फैक्टोरियल में, सर्कुलर मैनेजमेंट में, क्या कर रहा हूँ मैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में, मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे, सर्कुलर अरेंजमेंट में जब भी हम करते हैं तो इनिशियली में एन फैक्टोरियल इसलिए होता है क्योंकि एंड डिफाइंड नहीं होते, कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट जैसे ही हमने एक पर्सन को बिठा दिया तो अब बाकी सबका जो पोजीशन है वो उसके रिस्पेक्ट में ही डिफाइन होगा। दैट इज वाई अब ये मामला वैसा ही है जैसे कि लीनियर अरेंजमेंट में होता है। ठीक है, तो एक बार जब हमने ए बी सी को बिठा दिया, अब ईना मीना को बिठाएंगे तो लीनियर अरेंजमेंट की तरह ही काउंट करेंगे। अब पर्सन बचे हैं 2 बिठाने के लिए, और प्लेसेस कितनी है, बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन ए एंड बी, यानी कि 3 प्लेसेस आते हैं। अब हमें 3 में से 2 प्लेसेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर 2 फैक्टोरियल से बिठा देंगे ईना और मीना को। नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 2 इंटू टी इंटू 2, यानी कि 12 वेज, 12 वेज आ जाएंगे। क्लियर है भाई, या तो ये प्रॉपर तरीका है, अदरवाइज ये करते टोटल केसेस निकालते, टोटल में से उन केसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं व्हेन ईना एंड मीना टुगेदर, तब उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टोटल केसेस कितने होंगे, 5 पर्सन है, 4 फैक्टोरियल विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज, और व्हेन दे आर टुगेदर तो इन और मीना का ए ग्रुप बन जाएगा, एंड ए बी सी, टोटल 4 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, और क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि इन और मीना आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 माइनस 6 इंटू 2, 24 माइनस 12, आंसर विल बी 12। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। Next question. A bag contains 4 red and 5 black balls. If 2 balls are drawn at random, so what is the probability that both balls are red balls? ठीक है, 2 balls को हम randomly draw कर रहे हैं, आउट ऑफ 4 red and 5 black balls, तो हमारी दोनों balls red हो, उसकी probability क्या होगी। न्यूमरेटर में क्या फेवरेबल केस जबकि दोनों red हो, तो 5 तो black है, 4 red, तो 4c2 वेज आ जाएंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कितना टोटल बॉल्स है 9, 4 + 5 9, 9 में से 2 ड्रॉ कर रहे हैं, 4c2 बाई 9c2, 4c2 यानी कि 4 इंटू 3 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 9 इंटू 8 बाई 2, यानी कि 36, तो आंसर आ जाएगा 1/6, 6/36, यानी कि 1/6 विल बी आवर आंसर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log ऑफ 0.1 ऑन द बेस x इज इक्वल टू -1/3, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। log ऑफ 0.1 ऑन द बेस x, दिस इज इक्वल टू -1/3, x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो या तो पहले हम इसको x टू द पावर -1/3 इक्वल टू 0.1 हाँ लिख देते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, x टू द पावर -1/3 दिस इज इक्वल टू 0.1, और 0.1 यानी कि हुआ 1/10, 1/10 हुआ 10 टू द पावर -1, है कि नहीं, 10 टू द पावर -1, तो बेसिकली 1 अपॉन x टू द पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू 1/10। क्या सीधे नहीं कह सकते x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 10, क्यूब कर दो दोनों साइड में, x टू द पावर 1/3 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 10 क्यूब, और ये तो 1 ही है, ये तो पावर हमारा 1/3 इंटू 3 1 ही आ गया, x टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10 क्यूब, यानी कि 1000, x इक्वल टू 1000, ऑप्शन सी। ओके, या फिर अगर मैं गिवन है log ऑफ b ऑन द बेस a इज इक्वल टू x, या फिर x की जगह c लिख देते हैं, इफ दिस इज गिवन एज इक्वल टू c, तो जो रेसिप्रोकल होगा यानी कि log ऑफ
a on the base b, this will be equal to 1 by c. तो वैसे भी देख सकते थे, we can say that log of x on the base 0.1 will be equal to -3. तो 0.1 to the power -3 will be equal to x. तो सीधे से आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस लॉग वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले लास्ट से लॉग को ओपन करते चले जाओ. तो 2 to the power 0 विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू 2 to the power 0 यानी कि 1. 1 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ दिस. ठीक है. अब 3 to the power 1 विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू यानी कि log of 27 on the base x will be equal to 3 to the power 1, which is equal to 3 only. Then log of 27 on the base x is equal to 3, यानी x cube will be equal to 27. तो 27 होता है 3 cube, तो clearly x will be equal to 3 only. ओके. अच्छा, अगर यहाँ पे जस्ट इन केस इस क्वेश्चन में होता x to the power 4 is equal to 81, x इक्वल टू आता +-3, है कि नहीं? बट क्योंकि x बेस है हमारा, और किसी भी लॉग का जो बेस है, बेस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, और बेस कभी भी 1 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 भी होगा और 1 भी नहीं होगा. तो क्लियरली यहाँ पे हमारा x इक्वल टू +3 एक्सेप्ट होगा, x इक्वल टू -3 एक्सेप्ट नहीं होगा. अगर वो आंसर आ भी रहा होता तो वो एक्सेप्ट नहीं होता. ठीक है. इस क्वेश्चन में तो खैर नहीं आ रहा है, बट अगर आ भी रहा होता तो फिर वो डोमेन में नहीं जाता. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा लॉग के केस में डोमेन जरूर सेटिस्फाई कराना है आंसर निकलने के बाद. क्वेश्चन हो सकता है बहुत आसान हो, बट ज़रा सी चीज़ फंसा दी हो वहाँ पे, ये ध्यान रखना, डोमेन हमेशा सेटिस्फाई कराना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेगुलर हेक्सागन courtyard has each side measuring 40 meters. A walking path is to be constructed along every straight line that connects a pair of opposite vertices of the hexagon. How many such walking paths are possible, and what will be the total construction cost if the cost of building the path is ₹1000 per meter? तो एक रेगुलर हेक्सागनल कोर्ट यार्ड है हमारा, और हर एक साइड मेजर करती है 40 मीटर्स. अ वॉकिंग पाथ इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग एवरी स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स अ पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस इन हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट वर्टिसेस होंगी जो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो. तो बेसिकली इफ वी नेम देम ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, A and D will be opposite vertices. Similarly, B and E will be opposite vertices. And similarly, F and C will be opposite vertices. और जो opposite vertices को कनेक्ट करने वाला डायगोनल होता है, that is the longest diagonal. That is the longest diagonal. और अगर साइड लेंथ हमारा 40 है, अगर साइड लेंथ हमारा A है, तो सिंस इन हेक्सागन जितने भी ये ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं, सारे के सारे छोटे वाले ट्रायंगल, ऑल दीज ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. ठीक है, इक्विलैटरल, ऑल दीज ट्रायंगल्स हैव इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स. सो दिस इज ए, this is also a, 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 ये सब के सब a हैं, सब a हैं, सब a हैं. So if all these are a, you can clearly see that our longest diagonal is basically 2a, 2 times a, isn't it so? लेंथ कितना है? 2a है. तो अगर साइड लेंथ हमें गिवन है, जो कि इस केस में है 40, if this is 40, this is also 40 and this is also 40, तो हमारा जो डायगोनल है, whether AD और BE और CF all are equal to 2 times the side length, यानी कि 80 हो जाएंगे, 80 मीटर्स हो जाएंगे. और यही 3 हमारे पाथ्स बनना पॉसिबल है. ठीक है, क्योंकि यही 3 हमारे अपोजिट वर्सेस को मिलाने वाले 3 पाथ्स बनेंगे, टोटल 3 पाथ्स बनेंगे. तो ऑप्शन ए आंसर नहीं है, ऑप्शन सी आंसर नहीं है, बी और डी में से एक आंसर है. और लेंथ कितना है? 80 मीटर्स एक पाथ का है, टोटल पाथ्स हैं 3, तो 80 × 3, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 240 × 1000, 2,40,000 and 3. ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, ठीक है. और क्योंकि ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल्स भी सारे के सारे 60 हैं. ऑल दीज एंगल्स आर 60 डिग्रीज, जितने भी एंगल्स हैं. चलिए, अगर ये सारे एंगल 60 है, तो दिस एंगल, एंगल इनसाइड द इंटायर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, दैट इज 120 डिग्रीज. ओके, ये एंगल सारे 120 होंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ DI बेस्ड क्वेश्चन. तो तुम्हारे लिए पूरे के पूरे हर टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं. ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन को क्रिएट किया है, सो दैट मज़ा है इस पूरे सेशन में, और हमारी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिवाइज हो जाए. अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अटेम्प्ट करो. लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइंड एंड लेफ्ट अ जिम मेंबरशिप एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर फ्रॉम 2020 2023. टोटल नंबर इन द जिम, टोटल नंबर मेंबर्स इन द जिम एट द एंड ऑफ 2019 वॉज 500. ठीक है, 2019 के एंड में टोटल मेंबर्स इन द जिम
इज इक्वल टू 500। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द जिम हैज लोवेस्ट रिटेंशन रेशियो विच इज डिफाइंड एज, रिटेंशन रेशियो क्या है हमारा, ज्वाइंट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाई ज्वाइंट। किस ईयर में हमारा लोवेस्ट रिटेंशन रेशियो होगा आउट ऑफ दीज 4 ईयर्स। हमें डेटा गिवन है फॉर ज्वाइंट एंड लेफ्ट ऑफ जिम मेंबरशिप। इनिशियली 2019 के एंड में है 500, और 2020 में वैल्यू क्या आ रहा है, 2020 में ऑरेंज कलर से हमारा ज्वाइंट है और फिर स्लाइटली रेडिश कलर से लेफ्ट है। ठीक है, सो दिस इज 250 आर ज्वाइंट एंड 100 हैव लेफ्ट। 250 ने ज्वाइन किया है, 100 ने लेफ्ट किया है। ज्वाइंट माइनस लेफ्ट का वैल्यू क्या आ रहा है इन दिस केस, 250 हैव ज्वाइंट, 100 हैव लेफ्ट। ज्वाइंट माइनस लेफ्ट का वैल्यू आ रहा है 150, और जहाँ पे कि ज्वाइंट है हमारा 250, तो 150 बाई 250 ये रिटेंशन रेशियो फॉर 2020, यानी कि 0.6 वैल्यू आ रहा है। 2021 में ज्वाइंट है हमारे कितने 300, और लेफ्ट वाला वैल्यू है 200, तो 300 माइनस 200 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 300, तो 0.33 वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट ईयर में ज्वाइंट है हमारा 150, और कितनों ने लीव किया है 250 ने लीव किया है, तो 150 माइनस 250 यानी कि निगेटिव में वैल्यू आएगा ज्वाइंट माइनस लेफ्ट, माइनस 100 आएगा, और बेस में आएगा 150, तो माइनस 100 बाई 150 यानी कि दिस विल बी माइनस 0.67 विद नेगेटिव साइन। और क्लियरली क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और क्वेश्चन में लोएस्ट ही पूछा है, तो लोएस्ट तो यही होगा क्योंकि इसके बाद वाले ईयर में ज्वाइंट मच हायर है, तो आंसर तो हमारा 2022 ही होगा। आगे 2023 कैलकुलेट करना है तो देख लेते हैं। 400 हमारा आ रहा है ज्वाइंट और 100 हैव लेफ्ट, 400 माइनस 100 यानी कि 300 बाई 400, दिस वैल्यू विल बी 0.75। क्लियरली हमारा जो मिनिमम आंसर है दैट इज फॉर 2022 और मैक्सिमम आंसर है फॉर 2023। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द जिम एट द एंड ऑफ 2023 इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ 2020। तो हमें पता है 2019 में मेंबर्स थे 500 थे। 2020 में कितना इंक्रीज है 250 माइनस 100, 250 ने ज्वाइन किया, 100 ने लीव किया, तो प्लस 150 हुआ है। नेट में चेंज कितना आएगा प्लस 150, 250 माइनस 100। ठीक है, ज्वाइंट माइनस लेफ्ट करोगे तो हमें नेट चेंज मिल जाएगा एक ईयर का। 150 इंक्रीज हुआ होगा, 500 था पहले ही, तो अब हो जाएगा 500 प्लस 150 यानी कि 650, 650 विल बी मेंबरशिप इन 2020। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2020 650 होगा मेंबरशिप। अब 2021 में क्या होगा, 300 हैव ज्वाइंड एंड 200 हैव लेफ्ट यानी कि प्लस 100 हो जाएगा, तो 650 प्लस 100 यानी कि 750 विल बी मेंबरशिप एट द एंड ऑफ 2021। 2022 में क्या होगा, ज्वाइन किया है 150 ने और लीव किया है 250 ने, यानी माइनस 100 हुआ है, 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगेन 650 आ जाएगा, 650 पे आ जाएगा। और लास्ट ईयर में 2023 में 400 ने ज्वाइन किया है और 100 ने लीव किया है, तो 400 माइनस 100 यानी माइनस 100 यानी कि प्लस 300 से इंक्रीज करेगा, यानी कि दिस विल बी 650 प्लस 300 यानी कि 950, तो 950 एट द एंड ऑफ 2023। और क्वेश्चन पूछा परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, तो 650 से 950 में देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 300 का इंक्रीज आया है। और बेस क्या है पूछा है 2023 में फ्रॉम 2020, तो बेस हमारा 650 है, तो 300 बाई 650 विच इज इक्वल टू 6 बाई 30 विच इज 600 बाई 30 इन परसेंटेज। 13 4 आर 52 बचा 80, तो 13 6 आर 78, तो 46 पॉइंट रफली 13 या 13% के आसपास वैल्यू आएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 46.13%। ओके, क्लियर है, ठीक है। सो इतना ही ये प्रैक्टिस करते हैं आज के सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी ये 50 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, तो तुम्हें मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। कहीं पे भी कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेक श्योर टू मेंशन दैट डाउट विद द टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो डाउट का फिर आंसर करने में आसानी होती है, अदरवाइज समझ में नहीं आता है किस क्वेश्चन में डाउट है, वो क्वेश्चन कहाँ पे था और एक्जैक्टली किस जगह पे तुम्हें क्या डाउट है। तो डाउट एक्सप्लेन तो अच्छे से करना ही करना है, और साथ में टाइम स्टैम्प जरूर मेंशन करना है। अगर सेशन पसंद आए तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, और नेक्स्ट सेशन में विल बी अगेन टेकिंग अप सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन अभी एक सीआर कर लेते हैं। ठीक, और फिर तुम्हें भी अपने एंड पे कोई सेशन चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आ रहा है तो कमेंट में मेंशन करना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस का वैसे तो सेशन लेके रखा हुआ है, तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना, क्योंकि बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री इस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, वैसा ही क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो एक बार तुम कुछ क्वेश्चन देख लोगे तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और तुम्हें चीज़ें तो आसान फिर लगने लगेगी। ठीक है, कि बस बार बार हम वही दो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे 36 90 वाला और 45 45 90 वाला, वही बार बार यूज होने हैं।
और उनको जितना आसान तरीके से यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ईजी है। तो कहीं पे भी टैन वैन का चक्कर मैंने रखा ही नहीं है। आज भी जैसे सॉल्यूशन तुमको दिखाया तो कहीं पे भी टैन थीटा अप्लाई नहीं किया है। हालांकि एक क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे कि हम टैन अप्लाई करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन ले लेंगे बाद में। बट इन जनरल अगर 36-90 वाला केस आता है या 45-45 वाला केस आता है तो वहाँ पे तो हम टैन अप्लाई नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे रेशियो से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।